नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कैसे हो सभी दोस्त? कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, आशा करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात जो करने वाले हैं वो एक आरएस प्री और सब इंस्पेक्टर के सिलेबस को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर अपने लिए सबसे जो टॉपिक फेवरेट टॉपिक रहता है, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उस पार्ट का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अपन चर्चा करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, जिसके अंदर एक जनरल साइंस होती है और एक टेक्नोलॉजी होती है। इन दोनों पार्ट को लेकर अपन चर्चा करेंगे। जैसे अपन बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस की, अपन बात करें कि साहब साइंस एंड टेक की जब हम बात करते हैं, जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं और आरएस और सब इंस्पेक्टर के परिप्रेक्ष्य में डियर, तो हम देखते हैं हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं निकल के कि साइंस के अंदर हम तीन पहलू होते हैं बड़े, इनको लेके चर्चा करेंगे, जिसके अंदर एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा और एक बायोलॉजी होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये एक जनरल साइंस का पार्ट है, मतलब जीएस जो होती है, जनरल साइंस जो होती है, उसका ये पार्ट है। और जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर डियर, जैसे स्पेस टेक आपने नाम सुना होगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये आपने नाम सुना होगा। दूसरा मैं बात करता हूं डियर डिफेंस टेक, प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, जैसे अपन मिसाइल सिस्टम वगैरह की, जब डिफेंस सिस्टम की बात करें, थल जल और वायुसेना की तब बात करें। एक आपने नाम सुना होगा डियर बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आपने एक नाम सुना होगा बायोटेक, कि जिसके अंदर परखनली शिशु, क्लोन, डिजाइनर बेबी, एचजीपी और बहुत सारी चीज़ें, फ्लेवर सावर, ये गोल्डन राइस अगर हम पढ़ेंगे तो वो इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद डियर एक नया चैप्टर आता है, इसके बाद एक टॉपिक होता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि मोबाइल कैसे काम करता है, डीटीएच कैसे काम करती है, मतलब आईसीटी के जो प्रोग्राम है उनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, एक होती है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जिसके अंदर ये नई टेक्नोलॉजी है, या 2021 की सदी की, मतलब इसे भविष्य का विज्ञान भी कहते हैं, एक बहुत बड़ी मेजर टेक्नोलॉजी के अंदर काउंट की जाती है, जो वर्तमान परिदृश्य में देखी जा रही है। इसके अंदर सारे इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, वो सारे इसके अंदर अपन अब डिस्कस करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एक होती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय प्रौद्योगिकी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या परमाणु टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ना हर हाइड्रोजन बम, परमाणु बम से रिलेटेड बात करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ये 6 जो टॉपिक्स हैं, ये टेक्नोलॉजी के अंदर हमें कवर करना है। ये 6 टॉपिक टेक्नोलॉजी के हैं और बेसिक साइंस के 3 बड़े मेजर पार्ट जो हैं इनको हम पढ़ाएंगे, जैसे फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई और बायोलॉजी, ये मेजर पार्ट है, इनको लेके हम चर्चा करेंगे। ठीक है डियर, और ये आप ये मान के चलो कि ये आपके कोई भी एग्जाम हो, उस सब एग्जाम के अंदर काम आने वाला का चीज़। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट पीएससी का हो, कोई भी स्टेट पीएससी हो इस दुनिया में, जिसके अंदर सारा, या यूपीएससी हो, सब के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ये 6 टेक्नोलॉजी कंप्लीट आपके साथ कंसिडर हो जाती है। अपन वन बाई वन एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अपन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिस पर आज अपनी स्टार्ट क्लास होगी, वो इस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से पहले होगी, मतलब फर्स्ट में अपन इसको करेंगे और फर्स्ट के बाद जो दूसरा पार्ट जो आएगा, उस पार्ट के अंदर अपन इनको एक एक को कंसिडर करें। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, वो मेरी बात सुन लो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा, कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी, और थ्योरी करने के बाद इसके एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक है, एमसीक्यू मतलब जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो करूंगा। देन इसके बाद कुछ मेंस के भी आंसर राइटिंग अपन करेंगे, मेंस की भी आंसर राइटिंग अपन साथ में ही करेंगे। तो एक मतलब मेजर टॉपिक के साथ अपन परिचर्चा करेंगे कि थ्योरी, एमसीक्यू, मेंस को लेके भी अपन चीज़ों को ध्यान रखेंगे,
तो आप ये मान के चलो कि हम बहुत बड़े पार्ट पर बात करने वाले हैं, कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट होगा कि थ्योरी पढ़ेंगे पहले, फिर एमसीक्यू, फिर मेंस की भी आंसर राइटिंग की चर्चा करेंगे। पर मतलब होल देन फर्स्ट जो बात करेंगे वो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे करेंगे। तो हम जो चर्चा करेंगे वो जैसे स्पेस टेक है, डिफेंस टेक है, बायोटेक है, आईसीटी है, नैनोटेक है और न्यूक्लियर टेक। क्योंकि बात ये है कि अगर इसके जितने भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आएंगे, माना कि साइंस टेक के पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है और सिलेबस के अंदर आपके एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से ये मान के चलना कि 15 तो आएंगे इस पार्ट से और 5 आएंगे उस पार्ट से। तो हम फर्स्ट दिन समझते हैं कि यार ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी का आनंद लें और उसके बाद बेसिक साइंस का भी आनंद लें और इन्जॉय के साथ पढ़ें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी का कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है कि साहब हमारे ऊपर किसी का प्रेशर हो और वो कहे ऐसे हम करें, तो ये हमारे जीवन में सिस्टम में ही नहीं। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है और ना हमें किसी की सुननी है, ठीक है। और कहते हैं ना, जब भी कभी हारने का मन हो तो उन लोगों से जाके मिल लेना जिन्होंने कहा था कि तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है डियर। तो अपनी बात यहाँ से चलेगी, है ना। तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए कंटिन्यूअस, बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है चीज़ों को। कब धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे होता है। देखो आप सिविल में हैं तो बिल्कुल ओबियसली बात है कि पेशेंस तो रखना पड़ता है डियर। चलो करते हैं चर्चा। सबसे पहले आज अपन जिस टॉपिक को लेके चर्चा करना स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह प्रणाली। कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह प्रणाली, तो ध्यान से सुनना इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पेस टेक, ये हमारा टॉपिक है स्पेस टेक। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमारा चैप्टर है, ठीक है मेरे भाई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमारा चैप्टर है। और इसके अंदर सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर कि साहब कौन सी संस्था काम करती है। तो सबसे फर्स्ट में मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूंगा संस्था, एक शब्द होता है स्थापना और एक शब्द होता है डियर स्थान। संस्था, स्थापना और स्थान। जब मैं संस्था की बात करता हूं तो यहां पर एक शब्द आता है इसरो। स्थापना की जब मैं बात करता हूं तो एक डेट आती है मेरे भाई ध्यान में, 15 अगस्त 1969। और स्थान की जब मैं बात करता हूं मतलब हेडक्वार्टर की जब मैं बात करता हूं तो हेडक्वार्टर जाता है बेंगलोर के अंदर, ठीक है। कि जाहिर सी बात है कि स्पेस टेक के अंदर हमें देखो संस्थाओं का एक अलग से बात पढ़ेंगे, वो एक अलग चीज़ है। सबसे पहले संस्था हमारी कौन सी है, इसरो। स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969। स्थान कहाँ पर है इसका, बेंगलोर के अंदर। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि साहब ये इसरो क्या है, ये इसरो क्या है। तो ध्यान रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये एक संस्था है भारत में जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी कोई कार्य होता है उसको पूर्ण रूपेण करती है। चाहे इसके अंदर ये रॉकेट बनाने का कार्य हो, चाहे उपग्रह बनाने का कार्य हो, चाहे इनको प्रक्षेपण करने का कार्य हो, कोई भी कार्य होगा सारे के सारे कार्य कौन करेगा मेरे भाई, इसरो ही करेगा। इसरो के अलावा दूसरा कोई नाम इस दुनिया में नहीं जुड़ता है, भारत के संदर्भ में तो कोई दूसरा नाम है ही नहीं कि ये छोड़ देगा। अच्छा, और दूसरी बात, ये एक संस्था है। अब एक आते प्रक्षेपण स्थल की बात कि लॉन्चिंग पैड कहां है भारत में, प्रक्षेपण स्थल। अब ध्यान से सुनना, जब ये प्रक्षेपण स्थल की बात करें तो जगह है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा नामक एक जगह है और श्रीहरिकोटा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, जिसे सार या सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, सार या सतीश धवन स्पेस सेंटर, है ना, ये भी इसके नाम है। यहाँ से
सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। और ध्यान रखना, भारत के अंदर जो रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है वो एक ही है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा। यही प्रक्षेपण स्थल है और ये भूमध्य रेखा के, ज़्यादातर ध्यान रखना जो प्रक्षेपण स्थल होते हैं वो भूमध्य रेखा के पास ही रखे जाते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है कि एक तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो सैटेलाइट को पूर्व में स्थापित करते हैं तो वो आसानी से उसके पृथ्वी की कक्षा में वेग ले लेता है और ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, मतलब ऊर्जा जो है वो कम खर्च होती है। और दूसरा कारण ये है कि भूमध्य रेखा के पास इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो कम रहता है, तो वो आसानी से निकल जाता है, मतलब रॉकेट की ज़्यादा एनर्जी वेस्ट जो है वो नहीं होती है, चीज़ें इजी वे में हो जाती। इन चीज़ों को ध्यान रखना, 2 पॉइंट विशेष हैं इसलिए उनको रखा जाता है। अब भारत का भी जो श्रीहरिकोटा है वो भी उसी जगह पर है। किस जगह पर? भूमध्य रेखा के पास में ही पड़ता है श्रीहरिकोटा, यहाँ से भी प्रक्षेपण किया जाता है। एक और सेंटर भारत के अंदर बनाने की कोशिश की गई थी, उसका नाम आपने सुना होगा, थुम्बा। थुम्बा एक जगह है, इसको भारत ने यूएनओ को दिया है। किसको दिया हुआ है मेरे भाई? यूएनओ को दिया हुआ है। यूएनओ यहाँ पर जो है वो कार्यशील है थुम्बा में, और इसको भी रॉकेट प्रक्षेपण स्थल के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की उपलब्धता बताई जा रही है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ें होती हैं, इसलिए थुम्बा को भी यूएनओ ने दे दिया। ये बेस, अच्छा ध्यान रखना, कभी भी कोई रॉकेट आज तक भारत ने छोड़ा है, पर इसके अंदर एक बात है, अगर भारत का ही रॉकेट है, अगर भारत का रॉकेट है तो श्रीहरिकोटा से है, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि सैटेलाइट भारत का है और रॉकेट भी भारत का हो, कोई ज़रूरी नहीं। काफ़ी बार हम विदेश से भी, विदेश की धरती से भी रॉकेट छोड़ देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, जिन सैटेलाइट का वजन भारी होता है उनको हमेशा विदेश की धरती से छोड़ा जाता है। ये तो एक बेसिक बात है। तो ये 2 चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, इनके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन एक एक चीज़ पे बात करेंगे कि ये क्या क्या काम करता है, साहब ये कैसे बनाती है और यहाँ से कैसे छोड़ेंगे, ये दोनों पहलुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं मेरे भाई। सबसे पहला जो आज का अपना टॉपिक है आज अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रॉकेट। टॉपिक का नाम क्या है मेरे भाई? रॉकेट है। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? रॉकेट है। हम रॉकेट को लेके चर्चा करेंगे। किसको लेके चर्चा करेंगे दोस्तों? रॉकेट को लेके चर्चा करेंगे कि रॉकेट के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, रॉकेट कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें अपन रॉकेट को लेके करेंगे। तो सुनना ध्यान से। अब बात है किसकी? रॉकेट की। तो सबसे पहले रॉकेट के बारे में ये कहा जाता है कि ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर दोस्त? तीसरे नियम पर। कि रॉकेट जो है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अब जैसा ही तीसरे नियम, एक शब्द आता है कि रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर है, तो हमारे दिमाग में एक बड़ी पिक्चर आती है कि साहब रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तीसरा नियम है क्या? तो बेटा जब तीसरे नियम की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है। तीसरा नियम आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया, ये चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि साहब ये क्रिया प्रतिक्रिया क्या है फिर? तो बेटा ध्यान रखना, न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगर कोई वस्तु जितना वजन, वेग या जितना बल पीछे की ओर लगाती है, ठीक है, उतना ही जैसे पीछे से आगे की ओर जाती है, मतलब अल्टरनेट लगता है। आप किसी को ऐसे प्रेस करेंगे, आप देखते भी होंगे झूला जो होता है, उस झूला को जितना आगे देते हैं वो उतना ही पीछे भी जाता है। ये बात ध्यान रखना। बंदूक की जो गोली होती है, जब हम उसको चलाते हैं तो एकदम से धा देनी पीछे की ओर भी वो आती है, वो क्रिया प्रतिक्रिया है, क्योंकि बल तो वो लगाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा या जितने वेग से ऊपर जाएगा, जितना फास्ट हो जाएगा ना, जितना वेग उसका होगा, उतना ही धुआं पीछे की ओर निकलेगा। तो वो क्रिया प्रतिक्रिया है, वो बैलेंस हो जाती है।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ फॉलो क्या हो गया, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, ये चीज आपके सामने हो गई। ये क्रिया हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, प्रतिक्रिया हो गया। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नो डाउट, टेंशन फ्री, कोई समस्या नहीं। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा हमने इसके साथ में पढ़ा है कि रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि संवेग संरक्षण जो है ये अकेला नहीं है, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि संवेग संरक्षण जो है गति के दोनों नियमों से बनाया गया है, एक दूसरा नियम और तीसरा नियम। अब तीसरा नियम तो मैंने बता दिया कि क्रिया प्रतिक्रिया बेस्ड है। ये जो दूसरा नियम है ये संवेग क्या होता है इसको समझते हैं हम। संवेग क्या होता है इसको हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेटा संवेग की मैं बात करूँ, सिर्फ संवेग की, तो फिजिक्स में हम जाते हैं तो एक शब्द आता है P बराबर m और v। एक बात ध्यान रखना, संवेग के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो द्रव्यमान होना चाहिए और एक वेग होना चाहिए, तभी जाके संवेग होगा। जैसे आपने क्या किया, एक फॉर्म वाली भी गेंद आती है, जैसे आपने लिया कि रुई की कोई गेंद बनाई या फिर कोई कागज़ की कोई गेंद बनाई और उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी को मारा, तो उसको चोट आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान नहीं है, उसका सिर्फ क्या है, वेग है। अब दूसरा समझें, मैं खड़ा हुआ हूँ या आप कहीं पे खड़े हुए हैं, आप तो चुपचाप खड़े हुए, आपका द्रव्यमान है लेकिन वेग क्या है, जीरो। आप किसी को टक्कर मार सकते हो क्या, सब खड़ा खड़ा टक्कर कैसे मारूंगा, नहीं मारूंगा। तो आपका वेग क्या है, जीरो, तब भी क्या नहीं होगा, संवेग। और यदि आपने क्या किया, 1 किलोग्राम का पत्थर लिया और उठा के किसी के माथे में मंड दिया, किसी व्यक्ति के माथे में मंड दिया, तो अब आप मुझे बताओ उसकी क्या हालत होगी। अगर किसी व्यक्ति के माथे में आपने मंड दिया तो उसका खोपड़ा फूट जाएगा, या ढक्कन खुल जाएगा खोपड़ी का, वो क्या हो गया, संवेग। मतलब सीधी सी बात है, संवेग क्या होता है, जिसके अंदर मास भी हो मतलब द्रव्यमान हो और वेग हो मतलब मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक भी है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति, ये बेसिक साइंस का है। तो रॉकेट कैसे काम करता है वो सुनो। आपको जाहिर सी बात है कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, जब जैसे प्रक्षेपण स्थल पर है तो लॉन्चिंग पैड पर, सपोज दैट, समझने एक बात को मैं फॉर एग्जांपल में समझा रहा हूँ बहुत इजी वे में, कि सपोज दैट माना कि रॉकेट का वजन लॉन्चिंग पैड पर 100 किलो है, 100 किलो है और उसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है, तो टोटल संवेग कितना होगा। तो इस स्थिति में देखो 100 गुणा 50 करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 5000 आएगा, 5000 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, यही आएगा भाई। वहां लगा देंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। अब बात यह है, अब रॉकेट को लॉन्च किया तो द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि ईंधन जलेगा ना भाई, ईंधन जलेगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब द्रव्यमान कम होगा, अब माना कि द्रव्यमान कितना हो गया इसका, 50, और जब द्रव्यमान कम होगा तो वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब साहब द्रव्यमान कम हो गया और वेग कितना हो गया, 100 मीटर प्रति सेकंड, तब भी ये कितना हो गया, 5000। अब मुझे एक बात बता, ये जो संवेग था पहले भी कितना था, 5000, और अब भी संवेग कितना है दोस्तों, 5000। ध्यान रखना, द्रव्यमान 100 किलो, वेग कितना, 50 मीटर प्रति सेकंड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या हो गया, द्रव्यमान घट गया, क्योंकि ईंधन जला तो द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान घटा तो वेग बढ़ा, वेग कितना हो गया, 100, अब कितना हो गया, 5000। तो बेटा जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो संवेग तो पहले भी 5000 था, अब भी 5000 है, वेग घट रहा है या द्रव्यमान बढ़ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है,
टोटल कितना आ रहा है 5000, इसे कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसका ईंधन कम होता है, रॉकेट का नियत वेग बढ़ता जाता है। नियत वेग से ही वो घटना बढ़ना नियत रहता है, द्रव्यमान भी घटेगा तो नियत घटेगा, वेग बढ़ेगा तो दोनों में जो फ्लक्चुएशन आता है वो नियत आता है, बराबर आता है। इसके कारण ये संवेग संरक्षण पर भी आधारित है। तो ये दोनों चीज फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखनी है कि न्यूटन गति के तीसरे नियम पर है और संवेग संरक्षण पर नियम पर आधारित है कौन दोस्तों, रॉकेट। ये दो बात तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। हो गई क्लियर? अच्छा चलो आगे चलते हैं इसके बाद। अच्छा अब बात ये आती है कि रॉकेट जो है, कि बात ये है कि दोस्तों की जो रॉकेट है, रॉकेट की जब हम बात करते हैं कि साहब रॉकेट का सेक्शन वाइज क्या है, तो बेटा रॉकेट का जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, मतलब एक रॉकेट दूसरे रॉकेट से, या रॉकेट काम क्या करता है, अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकेट का कार्य क्या है साहब वो तो बताओ, तो रॉकेट का सिर्फ कार्य ये होता है उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित करना, अपनी कक्षा में स्थापित करना। कार्य है कि रॉकेट जो है अपने उपग्रह को अपनी कक्षा में क्या करता है दोस्तों, स्थापित करता है। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखना कि उपग्रह का काम ही क्या है कि जो रॉकेट है वो चलेगा और उपग्रह को कक्षा में छोड़ देगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा चलो अब हम बात करते हैं कि साहब उपग्रह को लेके, कि साहब उपग्रह तो कई प्रकार के होते हैं। ये दो ही प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो संचार वाले होते हैं और एक सुदूर संवेदन होते हैं। एक तो किसके होते हैं दोस्तों, संचार, एक होते हैं कौन से, सुदूर संवेदन। दो ही होते हैं, एक तो संचार के उपग्रह होंगे या एक सुदूर संवेदन के उपग्रह होंगे। तो इनको अपनी कक्षा में ले जाने का कार्य करता है। मतलब ऐसे कह सकता हूं कि रॉकेट एक साधन है उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित करने का। जैसे हम भी कभी बस में बैठ के जाते हैं तो बस तो हमें उतार देती है, बस चली जाती है, तो ये होता है वो चीज। चलो अब बात ये आती है कि रॉकेट की अंदर की कार्य प्रणाली क्या होती, कि एक रॉकेट दूसरे रॉकेट से कैसे अलग होता है और क्या जरूरत है रॉकेट की। तो सबसे पहले ध्यान रखना, रसिया जो है वो इस चीज़ पे काम किया। रसिया ने इस चीज़ पे बहुत बेहतरीन काम किया है और रसिया ने बहुत बड़े स्तर पर इस चीज़ के अंदर बहुत तगड़ा काम किया है। और रसिया ने, जब भारत तो आज़ादी हुआ था 1947 में, उसके बाद से रसिया ने अपने सैटेलाइट छोड़ना प्रारंभ कर दिया। 1957 में स्पुतनिक उसने फर्स्ट को ही छोड़ दिया था। तब भारत के एक साइंटिस्ट थे, उस जमाने में हुआ करते थे, उनका नाम है विक्रम साराभाई। ये जो विक्रम साराभाई है, विक्रम साराभाई, ये जो विक्रम साराभाई है ये बड़े बहुत विद्वान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। और विक्रम साराभाई के दिमाग में एक बात आई कि यार भारत भी ऐसा कर सकता है, कि क्यों ना भारत ऐसा कर सके, जैसे रसिया छोड़ रहा है ऐसे भारत भी एक टाइम छोड़ सकता है, क्या दिक्कत है। तो विक्रम साराभाई की दिमाग की उपज थी कि भारत भी रॉकेट बनाए और भारत भी सैटेलाइट लॉन्च करे। ये विक्रम साराभाई के दिमाग की उपज है। ये विक्रम साराभाई जो है उनके दिमाग की क्या है दोस्तों, उपज है। और उनके दिमाग में ये चीज आई कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और क्यों ना करूं, करना तो चाहिए मुझे भाई। तो ये उनके दिमाग की उपज रही और वो समय से बहुत आगे थे। इसलिए तो कहता हूं कि भारत के जो वैज्ञानिक थे वो समय से बहुत आगे थे। उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी चीजों को स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। तो विक्रम साराभाई को इसलिए ध्यान रखना, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, विक्रम साराभाई को।
विक्रम साराभाई को कहते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो है विक्रम साराभाई, इन्हीं की देन है। और ध्यान रखना एक समिति और गठित हुई थी इनको एक इनको स्पार समिति थी, और इस समिति की सिफारिश पर ही, ध्यान रखना, इस इनको स्पार समिति की सिफारिश पर ही इसरो की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। और फिर इस पर भारत ने काम किया। तो रॉकेट बनाने को लेके जो चर्चा आई दिमाग में, वो विक्रम साराभाई के दिमाग में है। उन्होंने कहा कि भारत भी ऐसा काम कर सकता है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना। जब दिमाग में आया तो क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए, उस पर भारत ने काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो भारत ने क्या बनाई, संस्था बनाई, और उसका नाम क्या रखा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और देन किसकी थी, विक्रम साराभाई, देन थी विक्रम साराभाई की। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, यह चीज आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो अब अगले बिंदु पे काम करते हैं। अब रॉकेट जो होता है, इस रॉकेट के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है ईंधन। क्या जरूरी होता है मेरे भाई, ईंधन। ध्यान रखना, रॉकेट के अंदर क्या होता है मेरे भाई, ईंधन होता है, जिसे हम नाम देते हैं फ्यूल। जिसे हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, फ्यूल कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ईंधन कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। तो ईंधन के अंदर जब हम बात करते हैं, ईंधन की जब मैं बात करता हूं, तो ईंधन जो है वो कई टाइप्स का होता है। बस इसको आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कौन कौन सा ईंधन होता है, बस यहीं से स्टार्ट होती है प्रॉपर तरीके से चीज़ें। तो बिल्कुल मन से देखें, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, इनके एक भी छूटा तो फिर चीज़ें मतलब मामला गड़बड़ हो जाता है। सुनना सबसे पहले मेरी बात, ईंधन की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला ईंधन होता है ठोस, दूसरा होता है तरल, या जिसको हम बोलते हैं द्रव, तीसरा होता है गैस। तीसरा कौन सा होता है, गैस। बेटा ध्यान रखना, सबसे पहली बात, ये जो ठोस ईंधन है ये सबसे कम ऊर्जा देता है, ऊर्जा के मामले में सबसे कम। मैं अगर यहाँ लिखूं, अभी बाद में लिख देंगे, ठोस ईंधन सबसे कम ऊर्जा देता है और गैस ईंधन सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकेट में भरे जाने वाले ईंधन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का कार्य कौन सा रॉकेट करता है, तो आप डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि गैस ईंधन जो है साहब, वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने में सक्षम है। कि गैस जो ईंधन है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा। और सबसे कम ऊर्जा कौन सा ईंधन देता है दोस्तों, ठोस सबसे कम और गैस सबसे ज़्यादा। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना कि ठोस तो सबसे कम देगा और गैस क्या देगा, सबसे ज़्यादा देगा। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। चलो अब हम बात करते हैं कि ठोस ईंधन कौन सा होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, क्या होता है सर, वो तो बताओ है। क्या होगा, लकड़ी जलाएंगे रॉकेट के अंदर, क्या होता है। चलो सुनो मेरे भी, ध्यान से सुनना बेटा। ठोस ईंधन की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर दो नाम आते हैं। एक नाम है HTPB, एक है LTPB। ठीक है, HTPB का मतलब होगा हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, और LTPB का मतलब होगा लैक्टिन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोक्सिल हो गया, लैक्टिन हो गया, टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, ये जो भी बात है वो हो गई ब्यूटाडीन। HTPB, LTPB, ये कौन सा ईंधन है, ठोस। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब बात ये आती है कि ईंधन को जलाने के लिए हमेशा, कोई भी ईंधन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी ईंधन हो, इस दुनिया में कोई भी ईंधन यदि हमें जलाना है, तो उस ईंधन को जलाने के लिए, ध्यान रखना, उस ईंधन को जलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीकारक की। तो ध्यान रखना, इस ठोस ईंधन को जलाने के लिए जो ऑक्सीकारक हम प्रयोग करते हैं, वो ऑक्सीकारक होता है ऑक्सीजन के बुलबुले, O2 के बुलबुले। ये चीज ध्यान रखना।
जो ठोस ईंधन होता है उसको जलाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन के बुलबुले। ऑक्सीजन के जो बुलबुले होते हैं ये ठोस ईंधन को जलाते हैं और ये बर्न होता रहता है। अब बात आती है कि ठोस ईंधन जो है ये रॉकेट के प्रथम फेज में ही भरा जाता है, लेकिन ये ऊर्जा कम देता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ऊर्जा जो है कम देता है। ये लो साहब, ऊर्जा कम देता है कंपेरेटिव किसके, गैस के। तो ये तो ठोस को लेके पूरी चर्चा हो गई कि रॉकेट में एक ईंधन कौन सा होता है, ठोस। तो ठोस ईंधन के नाम पूछ ले आपसे, तो पहले जब आरएस हुआ करते थे, जब 90 के मतलब 2003, 5, 6 तक, तो ये नाम ही पूछता था, इनसे ही काम हो जाता था। फिर 10 तक यहाँ गया, फिर अब तो पूरा डिटेल में जाती हैं चीज़ें, ऊपर नीचे होती नहीं हवा में, हवाई फायर अब होती नहीं है बेटा। HTPB, LTPB हाइड्रोक्सिल टेम्पटेड पॉलीब्यूटाडीन हो गया। O2 के बुलबुले, इसको जलाएंगे, जो कि क्या है, एक ऑक्सीकारक हो गया। मैं आप चाहें तो यहाँ पर एक मेंशन भी कर देता हूँ कि ये क्या है मेरे भाई, ऑक्सीकारक है। ये क्या है दोस्तों, एक ऑक्सीकारक है। ये तो क्या है मेरे भाई, ऑक्सीकारक है, मतलब उसको जलाने के लिए। ऑक्सीकारक क्या काम करता है दोस्तों, जलाने का काम करता है, मतलब या बर्न करने का काम करता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, ये क्या काम करता है, इसको जलाने का काम करता है। ठीक है, ये चीज हो गई कौन से ईंधन में, ठोस ईंधन के परिप्रेक्ष्य में ये चीज बिल्कुल भी हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं तरल या द्रव की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, तरल ईंधन की या द्रव ईंधन की हम बात करते हैं। चलो इस पे आते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये जो तरल ईंधन जो है ये ठोस ईंधन से ज्यादा ऊर्जा देता है। ठोस से तो भाई कंपेरेटिव ज्यादा ही देगा, ठोस से तो ज्यादा देगा। चलो ठीक है, अब हम ठोस ईंधन से ज्यादा देगा, तो इसके कौन कौन से सेक्शन है भाई, तो ये भी दो प्रकार का होता है बेटा। इसके अंदर एक होता है UDMH और एक होता है बेटा MMH। भाई एक होता है UDMH, एक होता है MMH। UDMH और एक हो गया MMH। अब UDMH का नाम पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। जबकि अगर इसका पूछ ले MMH का, तो आपको बताना है मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन और मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, ये दो बड़े नाम हो। चलो ये बात इसकी हो गई। अब बेटा बात ये आती है कि सर इसके लिए भी ऑक्सीकारक था, तो ऑक्सीकारक इसके लिए भी होगा या सेम ऑक्सीकारक काम कर जाएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी ऑक्सीकारक सेम नहीं होगा। कभी भी जो भी ऑक्सीकारक होगा ना, वो कभी सेम हो ही नहीं सकता। ऑक्सीकारक कभी सेम हो ही नहीं सकता। ऑक्सीकारक हमेशा हर ईंधन के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो ठोस के लिए अलग होगा तो तरल के लिए भी अलग होगा, तरल के लिए अलग होगा तो गैस के लिए, मतलब सबके लिए अलग अलग ईंधन ही के लिए अलग अलग ऑक्सीकारक ही होता है। और ऑक्सीकारक का काम क्या होता है, सिर्फ ईंधन को जलाने का, इसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं होता। चलो बात क्लियर होगी बेटा। चलो तो ध्यान से सुनना, यहां ऑक्सीकारक कौन सा लेंगे, N2O4। अब N2O4 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, यहां पर N2O4 का मतलब हो गया डाई नाइट्रोजन। भाई डाई नाइट्रोजन और टेट्रा ऑक्साइड की, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये हो गया N2O4 का नाम। डाई मतलब दो, टेट्रा यानी 4, पेंटा यानी 5। ठीक है, अब डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड ये इसका नाम हो गया N2O4 का। तो N2O4 ऑक्सीकारक है कौन से ईंधन को जलाने का, तरल ईंधन को जलाने का। अब जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ठोस ईंधन से थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा ये देता है, इस बात में नो डाउट। तो ये बात हो गई, इस इनको दोनों को जलाने के लिए ऑक्सीकारक कौन सा है, N2O4 ऑक्सीकारक हो गया। ये बात भी यहां पर खत्म हो जाती। चलो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड ये हो गया।
इसके बाद आता है गैस। इसके बाद कौन सा ईंधन आता है मेरे भाई? गैस ईंधन आता है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब जब हम गैस ईंधन की बात करते हैं तो गैस ईंधन के अंदर एक ईंधन आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को जलाने के लिए जो मैं बात करता हूं किसकी? ऑक्सीकारक की, तो वो ऑक्सीकारक होता है मेरे भाई ऑक्सीजन, या O2, या मैं ऑक्सीजन लिख देता हूं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन। और ईंधन कौन सा होता है? हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन है, अगर जलेगा तो ऊर्जा ज़्यादा ही देगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, ये गैस ईंधन, इस बात को भी आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। पर हाइड्रोजन यहाँ पर जो होता है, इसका तापमान कितना होता है, ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। बेटा हाइड्रोजन का इस स्थिति में जो तापमान होता है वो -253 डिग्री सेल्सियस होता है, इस बात को ध्यान रखना। और ऑक्सीजन का जो तापमान होता है वो -183 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों का तापमान जो है वो ऋणात्मक में होता है। हाइड्रोजन का -253 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस, इस अनुपात में इनका क्या होता है दोस्तों? ईंधन भरा होता है। तो हाइड्रोजन के लिए 253, ऑक्सीजन के लिए क्या है मेरे भाई? 183। दोनों मिलते हैं कि 253 और 183 दोनों के दोनों इसके अंदर मिलते हैं। तो ये ऑक्सीजन इसको जलाने का काम करता है। और एक बात और अच्छी मैं आपको बता देता हूँ, जो गैस ईंधन जो होता है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। और गैस ईंधन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो गैस ईंधन है, ध्यान रखना कि जो गैस ईंधन है इसी को कहते हैं क्रायोजेनिक तकनीक। इस गैस ईंधन को ही बेटा नाम क्या देते हैं? क्रायोजेनिक तकनीक। क्रायोजेनिक तकनीक, यही है कौन सी तकनीक मेरे भाई? क्रायोजेनिक तकनीक, यही है क्रायोजेनिक तकनीक। और इसी गैस ईंधन को ही बोलते हैं क्रायोजेनिक तकनीक। तो ध्यान रखना, ईंधन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, तरल, गैस। ठोस HTPB, LTPB, ऑक्सीजन के बुलबुले ऑक्सीकारक है जो उसको जलाएगा, सबसे कम ऊर्जा देता है ठोस ईंधन, और फर्स्ट पहले ही चरण में भरा जाता है। तरल की बात करता हूँ, UDMH और MMH होते हैं, इसके लिए ऑक्सीकारक N2O4 होगा। जब मैं गैस की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन होती है ईंधन। हाइड्रोजन क्या है? ईंधन। ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का तापमान -253 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस। और संपूर्ण तकनीक को कहते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। संपूर्ण टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के नाम से संपूर्ण टेक्नोलॉजी को जाना जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई? चलो कोई बात नहीं, आगे अपन चलते हैं आगे। तो ये ईंधन होता है। अब बेटा बात यहाँ के रुकती है कि सर ईंधन तो ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि जो रॉकेट होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जैसे रसिया का भी है, भारत के भी हैं, सारे कंट्रियों के भी रॉकेट हैं, ये अलग अलग का क्या लफड़ा है? आप तो हमें सिर्फ इतना बताइए साहब, ये रॉकेट जो सिस्टम है ये अलग अलग जो है, इसका क्या है मतलब? ये अलग अलग ऐसे क्यों है? क्या कारण है कि ये अलग अलग है? भारत ने भी इतने सारे रॉकेट बना रखे ना भारत के। जैसे मैं बात करूं भारत के रॉकेट, भारत के रॉकेट, ठीक है, रॉकेट की अगर मैं बात करूं तो खूब सारे नाम आते हैं। जैसे SLV3 आता है, ASLV भी आता है, PSLV आता है, GSLV आता है, RLV आता है, TD बोलता है जिसको। कि साहब ये 5 रॉकेट तो हमने भारत के ही सुने हैं, तो विदेशों की तो बात छोड़ो, हमें तो भारत से ही काम है, हमने ये नाम तो सुने साहब। और ये 2 तो बहुत सुने हैं, PSLV और GSLV, है ना बिट्टू? ये PSLV डियर और ये GSLV, ये नाम तो आपने बहुत सुने हो कि साहब? हाँ सुने, बहुत सुने ये नाम तो, PSLV और GSLV। इन्हें तो हमारी खोपड़ी खराब कर रखी है साहब, PSLV और GSLV ने तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जब मैं इसकी बात करता हूं भारत के रॉकेटों की कि SLV3, ASLV, PSLV, GSLV, RLV, TD,
तो हमेशा ध्यान रखना, तो साहब ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, कि ये 5 रॉकेट हैं आपके सामने और ये जो पांचों रॉकेट हैं ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, किस बेस पर ये रॉकेट एक दूसरे से अलग हैं वो बताइए। बात क्लियर हो गई? तो ध्यान रखना, एक रॉकेट दूसरे रॉकेट से सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर अलग है, उसका एक ही आधार है और वो है ईंधन। ध्यान रखना बेटा, ईंधन के आधार पर, ईंधन के आधार पर ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो पांचों रॉकेट हैं वो एक दूसरे से यदि अलग हैं तो ईंधन के आधार पर ही कुछ ना कुछ जो परिवर्तन है वो ईंधन का है। किसी में कम भर दिया, किसी में ज्यादा भर दिया, किसी में तरल ही भर दिया, किसी में गैस भर दी, ये आपको ध्यान रखना है। तो रॉकेट को जो बांटा गया है वो इसी आधार पर बांटा गया है, ईंधन के आधार पर। ठीक है। दूसरा, वर्गीकरण ईंधन के आधार पर है। तो साहब ये वर्गीकरण चलो ईंधन के आधार पर कर दिए हैं, पर ये जो रॉकेट का जो निर्माण है ना, निर्माण, वो किसके आधार पर है? ये बहुत पेचीदी बात आती है कि रॉकेट का निर्माण, वर्गीकरण तो आपने कह दिया ईंधन के आधार पर है, लेकिन निर्माण किसके आधार पर? बेटा हमेशा ध्यान रखना, रॉकेट का जो निर्माण है वो दो चीजों को आधार मानकर रखा जाता है। पहला आधार ये होता है कि रॉकेट जब पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, 400 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 20,200 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर। आप मुझे बताइए, जब वो लॉन्च किया जाएगा तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा? ठीक है, पहला कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा? कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। पहली बात तो कि रॉकेट का निर्माण इस आधार पर किया जाता है कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये बात हो गई भाई निर्माण कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इसके आधार पर हो गया। अच्छा, दूसरा, ये तो पहली बात होगी, अब हम दूसरी बात करते हैं, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये बात क्लियर है। देन दूसरी बात हम करते हैं कि ये कितना वजन लेके जाएगा। वजन से मतलब है कि उपग्रह का वजन 100 किलो होगा, 200 किलो होगा। भाई 100 किलो का वजन होगा उपग्रह का, या 200 किलो का वजन होगा, या 400 किलो का वजन होगा, जो भी वजन होगा, बात समझ रहे हो, जो भी वजन होगा उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो उपग्रह के वजन के आधार पर, उपग्रह के वजन पर, ये लो साहब, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो रॉकेट हैं वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा इस बात पर भी निर्भर करता है, और कितना वजन लेके जाएगा, इन दोनों बातों को लेके हमेशा तत्पर रहता है। और इन्हीं के बेस पर भारत के या पूरी दुनिया के जो रॉकेट हैं वो इन्हीं के बेस पर बनाए जाते हैं कि साहब वो कितनी ऊंचाई तक जाता है और कितने वजन के उपग्रह को लेके जाता है। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा रखी जाती है, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना कि कितनी ऊंचाई तक जाता है और कितना वजन लेके जाता है। ये दोनों बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। बात क्लियर हो गई मेरे दोस्तों? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बता ही दिया, रॉकेट का सिद्धांत बता दिया, उसके बाद रॉकेट के अंदर जो ईंधन भरेंगे वो बता दिया, निर्माण किसके आधार पर होता है वो बता दिया, और एक इनका जो वर्गीकरण का जो आधार है वो भी मैंने बेसिक बता दिया। अब इसको बड़े फॉर्मेट में देखते हैं कि कौन सा रॉकेट किस टाइप का है। चलो, रॉकेट का वर्गीकरण, का वर्गीकरण किसके आधार पर है मेरे भाई? ईंधन के आधार पर। रॉकेट का वर्गीकरण और किस आधार पर है ये? ईंधन के आधार पर। सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है इसका, वो है ईंधन। तो रॉकेट का जो वर्गीकरण है वो इस तरीके से होता है, को क्लियर कर दूं भाई, ये वर्गीकरण है रॉकेट का। ठीक है, दो प्रकार के रॉकेट होते हैं,
इस दुनिया में भारत के पास जो भी रॉकेट है वो ये 2 प्रकार के रॉकेट हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, 2 प्रकार के रॉकेट हैं। अब बात आती है दोस्तों कौन कौन से हैं, तो एक तो है सरल रॉकेट और एक है बेटा जटिल रॉकेट। एक सरल रॉकेट और एक कौन सा है, जटिल रॉकेट। रॉकेट 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो सरल रॉकेट, एक जटिल रॉकेट। अब मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत में क्या है, सरल रॉकेट उन रॉकेटों को माना गया जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ईंधन भरा है, ठोस। भारत ने कहा कि मैं यदि सरल रॉकेट नाम दूंगा, मैं यदि किसी को सरल रॉकेट कहता हूं तो मैं उसी रॉकेट को सरल रॉकेट कहूंगा जिसके अंदर कौन सा ईंधन भरा होगा, ठोस। मतलब जिसके अंदर ठोस ईंधन है ना, वो इस दुनिया में कैसा रॉकेट है दोस्तों, सरल रॉकेट है। जिसके अंदर ठोस ईंधन है वो इस दुनिया का कौन सा रॉकेट है, सरल रॉकेट है। अच्छा, तो इसकी श्रेणी में कौन कौन से रॉकेट आते हैं। अभी हमने 5 रॉकेट लिखे, तो सर बताओ इन 5 में से कौन कौन से रॉकेट इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, एक सबसे पहला रॉकेट है SLV-3 और दूसरा रॉकेट है ASLV। मतलब एक होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 और दूसरा है ASLV, एगुमेटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये दोनों जो रॉकेट हैं SLV-3 और ASLV, ये दोनों के दोनों कौन से रॉकेट के उदाहरण है मेरे भाई, ठोस ईंधन के। मतलब सरल रॉकेट के अंदर यदि हम काउंट करते हैं तो एक तो SLV-3 होगा और एक कौन सा होगा दोस्तों, ASLV होगा। देन अब मैं बात करता हूं जटिल की, तो जटिल को भी हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है जटिल को। एक होते हैं सामान्य ताप रॉकेट, सामान्य ताप के रॉकेट, ठीक है। अब सामान्य ताप की जब मैं बात करता हूं, जैसे ही सामान्य ताप के रॉकेट, और एक होते हैं मेरे भाई, जैसे यहां से मैं कर लेता हूं, तो निम्न ताप के रॉकेट, निम्न ताप रॉकेट। तो एक तो सामान्य ताप पर जटिल के भी 2 भाग हैं, एक सामान्य ताप और एक निम्न ताप। अब मैं सामान्य ताप की बात करता हूं तो सामान्य ताप के अंदर जो नाम आता है वो आता है तरल ईंधन। सामान्य ताप पर ईंधन कैसा होता है मेरे भाई, तरल। तो सीधी सी बात है कि ऐसा रॉकेट जिसके अंदर तरल ईंधन होगा वो सामान्य ताप पर काउंट किसके अंदर होगा, जटिल के अंदर। तो इसके अंदर सबसे अच्छा उदाहरण एक आता है और उस उदाहरण का नाम है दोस्तों PSLV। क्या नाम है उसका, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये इसके अंदर आएगा PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अच्छा, जब मैं जटिल की बात करता हूं तो निम्न ताप को इंग्लिश में एक नाम देते हैं मेरे भाई, क्रायोजेनिक। मैंने आपको बताया ही है अभी, क्रायोजेनिक तकनीक या जो भी है, आपने जो भी नाम दिया वो इंजन या तकनीक एक ही बात है। वो जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि गैस ईंधन होगा, मैं ऐसे कह सकता हूं गैस ईंधन है। तो इसके जब उदाहरण की बात आती है तो इसके अंदर भी 2 नाम आपको लिखने पड़ेंगे, एक तो GSLV होता है और एक कौन सा होता है, RLV-TD। कौन सा होता है, RLV-TD। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे अच्छा रॉकेट कौन सा है, जैसे RLV तो 5वीं पीढ़ी का है, अभी इसको तो हम होल्ड कर देते हैं, इससे तभी हमारा थोड़ा सा लेना देना भी नहीं, इसको तो होल्ड कर देते हैं, होल्ड होता है ना, होल्ड, रोक देना, ठीक है। आप तो ASLV-3 से लेके GSLV में बताइए कि भारत का सबसे अच्छा रॉकेट कौन सा है, तो आपके दिमाग से एक ही बात निकलेगी साहब, GSLV। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर गैस ईंधन होता है वो सबसे अच्छा रॉकेट माना जाता है। तो ईंधन सबसे अच्छा कौन सा होगा भाई, सबसे अच्छा रॉकेट कौन सा होगा, GSLV। हमारे संदर्भ में तो सबसे अच्छा जो रॉकेट है वो GSLV ही काउंट होगा, इसके अलावा कोई भी रॉकेट काउंट नहीं। चलो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रॉकेट का जो वर्गीकरण है वो ईंधन के आधार पर इस तरीके से है
इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि साहब सरल, सामान्य, जटिल, ये पूरा का पूरा SLV3, ASLV, PSLV, GSLV, RLV, TD, ये पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। चलो, ये बात हो गई मेरे भाई। अच्छा, अब अपन आगे की बात करते हैं, मतलब एक एक रॉकेट को लेके चर्चा करेंगे, एक एक को। अब एक एक को पकड़ते हैं ना, अभी तक तो बेसिक बेसिक बेसिक, अब आए डिटेल में। देखो जरूरी है, आप सिविल की तैयारी करो, मज़ा आता है, उसमें आती हैं चीज़ें निकल निकल के, और वहाँ ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी तो बड़ा मज़ा आता है कि यार कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने पढ़ी। ठीक है, तो अब उसके अंदर हम एक एक रॉकेट को लेकर चर्चा करेंगे कि पहला रॉकेट दूसरे से अलग क्या है, पहले रॉकेट से भारत ने क्या क्या काम किया, दूसरे से क्या क्या किया, तीसरे से क्या क्या किया, चौथे से क्या क्या, पांचवें से क्या क्या। सही है ना, एक एक को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है मेरे बेटा, तो चलो मेरे साथ पानी पी लेते हैं एक बार, है ना, पानी जरूरी भी है। चलो मेरे भाई करते हैं चर्चा। सबसे पहले मैं यहां रॉकेट लिखता हूं SLV3। SLV3 का मतलब हो गया सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये 3 क्यों लिखा, ये आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि यार इसके नीचे 3 है और किसी के पीछे 3 नहीं है। सुन लो मेरी बात, डिटेल में थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा मुझे, बैक में जाके समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बड़ी वाली बात है नहीं। बेटा विक्रम साराभाई जो था ये समय से बहुत आगे था, इसने कहा कि भारत के लिए रॉकेट बनाना है, तो इसने जब समय से आगे था तो रॉकेट बनाना है, तो इसने क्या किया 1958 में, क्योंकि 57 में तो रूस ने छोड़े ही थे स्पुतनिक को, 57 में इसने 3 विद्यार्थियों को रॉकेट बनाना सीखने के लिए कहाँ भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, चले गए, कोई टेंशन नहीं। आना थोड़ी अमेरिका जाने के बाद, अब आप लोग भी एक बार आपको अमेरिका भेज देता आप आओगे नहीं, चाहे चप्पल गांठ लोगे, वहाँ नौकरी नहीं लगेगी तो तुम चाहे कुछ भी कर लेंगे लेकिन अमेरिका से वापस नहीं आओगे तुम, मुझे पता है तुम्हारी ये हालात है। इसी तरीके से ये 3 वापस नहीं आए तो विक्रम साराभाई ने 3 और भेज दिए कि तुम जाओ तुम सीख के आओ रॉकेट कैसे बनाते हैं। फिर 3 और भेज दिए, और अब तो इनकी पार्टी तैयार हो गई क्योंकि टोटल लोग कितने हो गए अमेरिका में, 9। तो अब तो इनका तेरा लकीदा उरारा टोटे टोटे हो गए, मजे हो गए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, है ना, मजे हो गए। अब तो ये चिल्ले रहेंगे, आएंगे क्यों, तो मजे करेंगे। लेकिन भारत में गवर्नमेंट चेंज हुई, इंदिरा गांधी आई, और 1968 में, ध्यान रखना 1968 में उसने बवाल किया। उसने कहा कि मुझे नहीं पता विक्रम साराभाई, कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है आप लोगों को। भारत में सरकारें जब चेंज होती हैं तो बड़ा तांडव ही होता है। ये पहले भी इसने स्टार्ट कर दिया था कहना, तो जब वो मरे थे उनके बाद ही आ गई थी टशन में, जैसे शासनकाल में आई इसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ये लोग वापस चाहिए, बहुत खर्चा हो चुका है देश का। होगा साहब पकड़ लाएंगे, क्यों टेंशन कर रहे हो आप, इतनी घबराने की बात थोड़ी, आप टेंशन मत करो, ले आएंगे पकड़ के, कहीं से भी ले, आपके लिए तो लाना पड़ेगा, तो लेके आओ। तो विक्रम साराभाई ने आदेश दिया, ये लोग वहाँ से आए, 3-3 के ग्रुप में इनको खड़ा कर दिया। आए कब, 1969 में, 1969 के फर्स्ट में आ गए, मतलब जनवरी में आ गए थे। तीनों को खड़ा किया, इनसे कहा रॉकेट बनाओ। इसने कहा साहब नहीं बना सकते साहब, हमने कहा, हमें क्या पता कि आप ऐसी आफत रोपोगे, हम तो खा पी के मजे कर रहे थे वहाँ पे। तुमसे कहा, इन दूसरे वाले से कहा कि तुम बना दो, कि साहब बना ही नहीं सकते। तीसरे वाले ग्रुप से कहा कि रॉकेट बनाओ, इन्होंने कहा सर डन बनाएंगे। अब इसमें भारत के ऐसे कहा जाता है कि प्रतिष्ठित साइंटिस्ट थे जिनके अंदर नाम गिने जाते हैं डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और एक डॉक्टर नंबी नारायण, ऐसे नाम काउंट किए जाते हैं। इन लोगों ने कहा कि हम रॉकेट बनाएंगे, तो वो जो रॉकेट बनाया उस रॉकेट का पहला नाम क्या रखा था, SLV। अब ये 3 लोगों ने बनाया, इसलिए इस रॉकेट का नाम क्या रख दिया, SLV3, क्योंकि इनको नाम को लेके पहले ही बात हो चुकी थी कि जो भी रॉकेट बनाएगा उसके नाम पर ही उस रॉकेट का नाम रख दिया जाएगा।
तो 3 लोग थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, SLV-3, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 इसलिए रखा गया। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो ये कौन हो गया मेरे भाई, SLV-3 हो गया, इसमें कोई विवादास्पद बात है ही नहीं। तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि ये कौन सा हो गया दोस्तों, SLV-3। तो ये तो बेसिक सी बात है। अब मैं इसके आगे की डिटेल में बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। तो बेटा सबसे पहले ये जो रॉकेट है, और यहाँ पर रॉकेट को खड़ा नहीं करेंगे अपन, है ना, लेटे लेटे रॉकेट को बनाएंगे, खड़ा रॉकेट को नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। चलो चलो खड़ा ही कर देते हैं आप लोगों के लिए, वरना सबके दिमाग में अलग अलग घूमता रहेगा, पता नहीं क्या क्या घूम जाएगा। ठीक है भाई, दिख रहा है, 1 2 3 4 चरण दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 चरण आपको बराबर दिख रहे हैं। चलो ठीक है। सही है ना, अब सही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये 4 चरण है। इस जगह पर ये जो जगह है, ये जो होता है यहां पर क्या होता है मेरे भाई, उपग्रह। यहां पर क्या होता है दोस्तों, उपग्रह होता है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, उपग्रह होता है, मतलब यहां पर क्या होता है दोस्तों, सैटेलाइट होता है। ये 4 चरण है, और इन चारों ही चरणों में क्या भरा होता है, ईंधन, और ईंधन भी कौन सा भरा होता है दोस्तों, ठोस। आगे बात समझे, 4 चरण और चारों ही चरणों में कौन सा ईंधन भरा जाएगा, ठोस ईंधन भरा जाएगा। ये बात पहले रॉकेट के अंदर थी। और ये रॉकेट जो है, इसकी एक विशेषता थी, मतलब विशेषता क्या है, इसमें ठोस ईंधन भरा गया, और ठोस ईंधन के नाम मैंने आपको बता ही दिए कि ये इसका सेगमेंट था। अब ये जो रॉकेट था, ये कोई ज़्यादा पावरफुल रॉकेट के अंदर काउंट नहीं किया गया, क्योंकि ये जो रॉकेट है 40 किलो के उपग्रह को 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ले जाने में सक्षम था। मतलब 40 किलोग्राम का कोई सैटेलाइट है, उसे 150 किलोमीटर की कक्षा तक ही ले जा पा रहा था, ज़्यादा दूरी तक नहीं जा रहा था, क्योंकि ईंधन कैसा था, ठोस। ऊर्जा क्या देता है, कम। तो ये बड़ी समस्या भारत के साथ आ रही थी कि 40 किलोमीटर तक, 40 किलो का सैटेलाइट है यार, और उसको कितनी ऊंचाई तक ले जा रहा है, 150 किलोमीटर तक लेके जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, इससे तो मतलब नहीं है, बस हमने कि यार हमने बना लिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना इसका कोई फ़ायदा, हमें जो बेनिफिट है वो कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है इस बात का कि साहब बना के भी क्या क्या उखाड़ लेंगे, हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। चलो फिर ध्यान रखना, इस रॉकेट के द्वारा हमने क्या किया, रोहिणी श्रृंखला थी, एक रोहिणी श्रृंखला, ध्यान से सुनना। कौन सी श्रृंखला, ये रोहिणी श्रृंखला थी। और इस श्रृंखला में ध्यान रखना, बहुत एक एक पहलू सीखो। रोहिणी श्रृंखला के कितने उपग्रह थे, 4। ये काफी बार मिलान में आती हैं चीजें। रोहिणी श्रृंखला के 2016 में एक मिलान में क्वेश्चन आया था, तो उसमें लिख रहा था ASLV, ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत आती है। 4 उपग्रह थे, और बेटा ये जो 4 उपग्रह थे ना, ध्यान रखना, ये जो 4 उपग्रह थे रोहिणी श्रृंखला के, इन 4 में से 2 उपग्रह क्या रहे, असफल छोड़ते समय, और 2 क्या रहे मेरे भाई, सफल। ये बात ध्यान रखना कि 2 असफल रहे और 2 सफल रहे। आपको क्या याद रखना है SLV-3 में, एक तो इसमें ईंधन कौन सा भरा गया, चरण कितने, 4, 1 2 3 4, स्टेप बोलते हैं इनको इंग्लिश में, हिंदी में तो अपन चरण बोल देते हैं डियर, वैसे इनको अपन क्या बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं, स्टेप या चरण। भाई 4 चरण है, स्टेप बोल देते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में चरण। 4 चरण है, चारों में कौन सा ईंधन है, ठोस। एक शब्द है HTPB, एक शब्द है कौन सा, LTPB, ये भी आपको ध्यान रखना है।
40 किलो के 150 किलोग्राम श्रृंखला कौन सी? रोहिणी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मिलान में जब क्वेश्चन आते हैं तब अटकता है मामला, तब पूछता है कि कौन से रॉकेट से कौन सा सैटेलाइट छोड़ा, तब अटक जाता है मामला, तो ये भी ध्यान रखना बेटा। 4 में से 2 असफल और 2 क्या है दोस्तों? सफल। इस बात को ध्यान रखना, 4 सैटेलाइट हैं, उनमें से 2 क्या हो गए आपके असफल हो गए और 2 आपके क्या हो गए? सफल। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखना। चलो, ये बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहला जो SLV-3 जो रॉकेट था भारत का, उसके अंदर ये चीजें थी मेरे भाई, ध्यान से देख लो। SLV-3 के अंदर 4 चरण, ईंधन ठोस, सब में एक ईंधन भरा, 40 किलो के 150, रोहिणी श्रृंखला, 4 सैटेलाइट, 2 सफल 2 असफल। ये भारत के प्रथम सैटेलाइट के अंदर या रोहिणी श्रृंखला को अंदर काउंट किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। सबसे पहला भारत का रॉकेट SLV-3 था, ठीक, ये भारत का पहला रॉकेट। अब साहब आगे चलते हैं। अब साहब भारत वालों को खोपड़ी घूमी कि यार ये चक्कर बड़ा मोटा है। उन्होंने कहा साहब कैसे मोटा है? भारत वालों ने कहा देखो यार गुरुजी, बात ऐसी है कि ये जो ठोस ईंधन है ना, ऊर्जा कम देता है और हमें रॉकेट ऊपर तक ले जाना है। तो हमारे जैसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा ईंधन ज्यादा भर दो। हम जैसे लोगों ने कहा ईंधन ज्यादा भर दो। भाई ईंधन खत्म हो रहा है तभी तो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा। भाई मान लो 150 किलोमीटर पहुंचने के बाद ईंधन खत्म हो गया, तो ऐसा करो 1-2 स्टेप और बढ़ा दो, ईंधन ज्यादा आएगा तो ज्यादा दूरी तक जाएगा। वाह क्या दिमाग पाया, वो दिमाग भी था, सही बात है, बात तो बुद्धि की करी। तो फिर दूसरा रॉकेट आता है मेरे भाई ASLV, एगुमेटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये आया और बिल्कुल साफ दिमाग के साथ आया और इसके दिमाग की उपज भी मानी गई, लोगों ने इसकी बात को भी माना कि साहब बात तो कुछ हद तक ये भी सही है। ये लो साहब, यही तो बात थी कि स्टेप बढ़ा दो, बढ़ा दिए स्टेप 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पर वही, यहां पर तो क्या रखा रहेगा? उपग्रह, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो उपग्रह है, ये तो परमानेंट रहेगा, इसको तो छेड़ो ही मत। तो ये ASLV, ये उपग्रह, ये तो ऐसे रहे। अब बेटा ये 5 जो स्टेप हैं, इन 5 ही चरणों में अभी तक ईंधन कौन सा भरेंगे हम? ठोस। ईंधन कौन सा भरा है अभी तक? वही ठोस भरा है। ईंधन ठोस, ये उसमें कोई फेरबदल नहीं। तो हमने इसमें क्या बढ़ाए? स्टेप। उसमें कितने चरण? 4, इसमें कितने? 5। तो हमें लगा कि ईंधन ज्यादा भरने से चीजें हो जाती, हमने ईंधन ज्यादा भर दिया। सुनना बेटा, ईंधन ज्यादा भरा गया और सबसे अच्छी बात, ईंधन ज्यादा भर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो इसके द्वारा 150 किलो के जो सैटेलाइट थे ना, उनको कितने किलोमीटर तक छोड़ा गया? 400 किलोमीटर तक। कि 150 किलो के उपग्रह 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक छोड़े गए। बढ़िया काम किया, चलो ठीक है। और इसके द्वारा कौन से उपग्रह छोड़े गए बेटा? संवर्धित रोहिणी श्रृंखला, रोहिणी श्रृंखला, और जिसको नाम देते हैं SR सीरीज, SR श्रृंखला, ठीक। ये संवर्धित रोहिणी श्रृंखला या SR जो सीरीज थी वो ASLV रॉकेट से छोड़ी गई। तो SLV-3 और ASLV में ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है। इन दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ इतना है, कॉलम का अंतर है। उसके अंदर 4 थे, इसके अंदर 5 हो गए। उसके अंदर 4 थे, इसके अंदर 5। ईंधन सेम, उससे रोहिणी श्रृंखला, इससे संवर्धित रोहिणी श्रृंखला। मिलान में जब आएगा ना तब ये कंफ्यूज करेगा, बाकी इसमें ज्यादा तथ्य नहीं है, क्योंकि बाकी इससे पुराना हो गया तो ज्यादा इस पर चर्चा होगी भी नहीं। लेकिन जब 5 रॉकेट 4 रॉकेट एक तरफ और इनसे छोड़े गए प्रथम उपग्रह एक तरफ, तब वो रायता फैल जाता है, तब खोपड़ी खराब होती है। अब क्या अटक गया मामला। तो आपको उस समय ध्यान रखना है कि पहले में और दूसरे में ज्यादा अंतर ये नहीं था साहब, यही अंतर था, ज्यादा दूरी तक जा नहीं पा रहे थे, ये चीजें इस तरीके से संयोजित की गई थी। चलो, तो ये कौन सा था मेरे भाई? ASLV रॉकेट है। ये कौन सा है? ये दोस्तों ASLV। चलो, अंतर क्या था? सिर्फ चरण का।
अब भारत वालों को फिर बुद्धि घूमी, अरे यार ऐसे मजा थोड़ी आता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसे नहीं यार, रॉकेट ज्यादा ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो भारत वालों ने फिर दिमाग लगाया कि यार रॉकेट तो ऊपर अपना जाना चाहिए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, जाना चाहिए। दिमाग लगाया, फिर दिमाग पहुंचा और एक नए रॉकेट का डेवलपमेंट हुआ और उस रॉकेट का नाम है PSLV। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। PSLV मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये आया। अच्छा, जब ये आया तो हमने क्या किया, इसके भी कॉलम बनाने पड़ेंगे साहब, इसको भी खड़ाई करना पड़ेगा, लिटा नहीं सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही सिस्टम, वही सेगमेंट 1 2 3 4, ये यहां पर क्या है, उपग्रह फिक्स है। 1 2 3 4 वहां क्या रखा हुआ है दोस्तों, उपग्रह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4 चरण है, भारत ने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स करते हैं अब की बार। कैसे कि ना, ऐसा करते हैं ठोस भी भरते हैं और तरल भी भरते हैं। दिमाग तो लगाया, क्योंकि यार शायद क्या पता तरल से काम कर जाए, और दिमाग लगाया शानदार वाला कि टोटल चरण कितने हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, टोटल चरण क्या 4, और चारों में क्या भर रहे हैं हम, ईंधन। ध्यान रखना, चारों में क्या भर रहे हैं बेटा, ईंधन। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज किया भारत ने, क्योंकि भारत को लगा कि यार इससे मजा नहीं आ रहा, ठोस ठोस से मजा नहीं आ रहा, रॉकेट ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं है, फेल हो जाता है, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा, हमें ऐसे हम चीज अचीव नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो भारत ने अल्टरनेट का यूज किया, एक तरफ लिखा ठोस और एक तरफ लिखा तरल, कॉलम थे 4, बुद्धि का प्रयोग किया, 1 और 3 में तो भर दिया ठोस और 2 और 4 में भर दिया तरल। ये लो साहब, अल्टरनेट जुगाड़ हेर दिया कि हम जुगाड़ में तो माहिर हैं, 1 और 3 में तो भरा ठोस और 2 और 4 में भर दिया कौन सा, तरल, कि जय श्री राधे, अब छोड़ो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि अब छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ऐसा भारत ने किया। तो 1 और 3 में तो भर दिया कौन सा बेटा, ठोस ईंधन भर दिया, देखो, और 2 और 4 में क्या भर दिया दोस्तों, तरल भर दिया। तो 1 और 3 में तो ठोस और 2 और 4 में क्या है दोस्तों, तरल। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना कि 1 और 3 में तो ठोस ईंधन है और 2 और 4 में कौन सा है दोस्तों, तरल ईंधन है, और दोनों के दोनों भर दिए। अब क्या है, ठोस ईंधन से ज्यादा ऊर्जा देता है कौन, तरल। अभी मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया ना कि ठोस से ज्यादा ऊर्जा देता है कौन दोस्तों, तरल। तो फिर वो आसानी से ग्रोथ करेगा, फिर वो तरल ईंधन क्या करेगा दोस्तों, बूस्ट करेगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, फिर वो बूस्ट करेगा, कोई टेंशन नहीं, वो क्या करेगा दोस्तों, बूस्ट करेगा। फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो क्यों रुकेगा, फिर तो आ गया टशन में, वो तो फिर आ गया किसमें दोस्तों, टशन में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो, तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो PSLV रॉकेट है, अब देखो इसमें ना पोलर शब्द आया, ध्रुवीय, तो कक्षा है ना, कक्षा वाला एक शब्द आता है, कक्षा, अंतरिक्ष की कक्षा एवं उपग्रह अपन एक साथ ही पढ़ेंगे, एक क्लास होगी भाई। नेक्स्ट टॉपिक जब अपन लेंगे ना, तो एक टॉपिक आएगा कक्षा, एक आएगा उपग्रह, तो इनको साथ में ही कंसीडर करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो PSLV रॉकेट है, ये कितनी दूरी के लिए बनाया गया दोस्तों, तो ऐसे ध्यान रखना, ये 900 किलोमीटर की दूरी के लिए बनाया गया। कितने किलोमीटर, 900। पहली उड़ान कब, 1993 में। ठीक है, बात आ गई समझ में। अच्छा, ये चीज तो आपको ध्यान रखनी, बेसिक है, ये तो पहली बात हो गई। और मैं एक चीज बता दूं,
ध्रुवीय कक्षा 900 किलोमीटर तक की थी, उस कक्षा के लिए इसको बनाया गया कि साहब इसी से हम काम करेंगे और हम बढ़िया काम कर लेंगे। 900 किलोमीटर पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा दे देता हूँ सुदूर संवेदन। अब एक ही घंटे में तो मैं आपको एक क्लास के अंदर तो बेटा सारी चीज़ें कंसिडर नहीं कर सकता ना। जब अपन कक्षा पढ़ेंगे 900 किलोमीटर, जब रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव, एक मतलब एक सक्रिय, एक निष्क्रिय, दो होते हैं। सक्रिय जो होते हैं उनके अंदर माइक्रोवेव का प्रयोग करता है, जैसे रीसेट जासूसी के लिए। और जो निष्क्रिय होते हैं उनके अंदर हम बात करते हैं उसकी सूक्ष्म तरंगों की, सॉरी उनकी अवरक्त तरंगों की, इंफ्रारेड की, जो कार्टोसेट, रिसोर्ससेट, ओशन सेट, वो सब में काम करते हैं। ये अलग अलग। तो ये 900 किलोमीटर की कक्षा के लिए छोड़े जाते हैं। इन पे भी अपन चर्चा करेंगे कि ये कैसे कैसे क्या है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये PSLV, अभी और PSLV पे चर्चा कर रहे हैं। और बेटा अब PSLV की जब बात करते हैं तो PSLV के अंदर बहुत सारी चीजें और बदली। देखो कौन सी। ये जो तरल ईंधन था, इस तरल ईंधन को जलाने के लिए भाई, इसका उपयोग करने के लिए भाई, तरल ईंधन का उपयोग करना है, तो इसके उपयोग के लिए एक इंजन बनाया गया। क्या बना? इंजन। एक इंजन का निर्माण किया गया, ये बात ध्यान रखना। एक इंजन बनाया गया और उस इंजन का नाम है विकास इंजन। ये लो साहब, तरल ईंधन का उपयोग किया गया और तरल ईंधन का उपयोग किया। तरल ईंधन जो है इसको जलाने के लिए इंजन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो इंजन होता है वो कौन सा होता है? विकास का इंजन। अब विकास इंजन का जो पूरा नाम है बेटा वो है विक्रम अंबालाल साराभाई। क्या नाम हो गया इसका पूरा नाम? विक्रम अंबालाल साराभाई। ये एक इंजन है जो कौन से रॉकेट में प्रयोग होता है? PSLV रॉकेट में प्रयोग होता है। ध्यान रखना कि बहुत डिटेल की बात है। पूछता है तो बता देना, अदरवाइज नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। हमारे कौन से कब्जी कर रही है कि उल्टी हो जाएगा, हाँ ऐसा कर दो, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा उल्टी तो करेगा नहीं बेटा। ये विकास इंजन था। और बेटा इस इंजन का जो निर्माण है वो किया था डॉक्टर नंबी नारायण ने। डॉक्टर नंबी नारायण ने कि विकास इंजन का जो निर्माण है वो डॉक्टर नंबी नारायण ने किया था। इस बात को ध्यान रखना। और ये कौन से रॉकेट में प्रयोग किया जाता है? PSLV रॉकेट जो है उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और क्या काम करता है? ये तरल ईंधन का प्रयोग करने का काम करता है। अब तरल ईंधन तो मैं आपको बता ही चुका हूं कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे UDMH हुआ और MMH हुआ। UDMH और MMH ये जो दो हैं, इनके अगर हम बात करते हैं तो ये तरल ईंधन होते हैं। UDMH, MMH उपयोग इंजन में डॉक्टर नंबी नारायण ने बनाया। कौन सा रॉकेट है? PSLV, उसमें प्रयोग करेंगे। नाम क्या है इंजन का? विकास इंजन। ये बात भी आपको ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये चीज़ें गहराई में जाती हैं तो घबराने की बात थोड़ी आती है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है बेटा, तो ये एक बेसिक चीज़ है, ये भी आपको ध्यान में अच्छे से रखनी पड़ेगी। चलो अगली बात पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगले इस PSLV के अंदर कुछ मोटरों का भी प्रयोग किया गया। मोटर का भी प्रयोग किया। मोटर, तो जब हम मोटर की बात करते हैं तो इसके अंदर दो मोटर आती हैं। एक होती है कोर मोटर, एक होती है बूस्टर मोटर। मतलब जाहिर सी बात है कि एक मोटर है कोर और एक मोटर है बूस्टर। दो मोटर है, एक कोर मोटर है, एक बूस्टर मोटर है। ठीक है, ये जो कोर मोटर है, ये जो कौन सी मोटर है दोस्तों? कोर मोटर है। ये PSLV के अंदर लगी होती है, मतलब PSLV की स्वयं की मोटर है।
कोर मोटर है, मतलब ये PSLV की स्वयं की मोटर है, मतलब इसकी मोटर है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना कि इसके अंदर लगी रहेगी ये मोटर, ऐसी मोटर है। कोर मोटर PSLV की स्वयं की मोटर है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना। ये चीज़ बिल्कुल ही आपको ध्यान रखनी। चलो ठीक है, अपन ने ध्यान रखा कि इसकी मोटर है जो कि इसको कहाँ तक लेके जाती है, 900 किलोमीटर तक लेके जाती है। PSLV की जो मोटर है, मतलब भाई बूस्टअप करेगी तो कहाँ तक लेके चली जाएगी, 900 किलोमीटर तक लेके चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो पंखा होता है वो धीरे चलता है, धीरे चलता है, और उस धीरे चलने के कारण हमें गर्मी लगती है। अब मकान मालिक का पंखा है, उससे रिपेयरिंग कराने कहेंगे, वो कहेगा किराए में से काट लेना, किराए में से काट लेना, करा लो। तो दिमाग खराब हो जाता है किराए के नाम से, तो वैसे ही खोपड़ी खराब होती है हमारी, क्योंकि किराए के पैसे को तुम चाय पी गए, सिगरेट पी गए तो पैसे बचाएगा है, तो अगले महीने देंगे, वो एडजस्टमेंट चलता रहता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि मार्केट जाएंगे और एक बढ़िया तरीके से कंडेंसर एक और लेके आएंगे, डबल कंडेंसर लगा देंगे पंखे में। अब उसकी स्पीड देखो। इसी तरीके से बूस्टर मोटर थी, ये PSLV में अलग से लगाई जाती है, PSLV में अलग से लगाई जाती है, अलग से लगाई जाती है। और इसको लगाने का जो उद्देश्य होता है वो एक ही होता है, अधिक वेग प्रदान करने का, अधिक वेग प्रदान करने का। भाई वेग अधिक होगा तो दूरी तक अधिक तक जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये मोटर के जो रोल होते हैं वो ये होते हैं, कोर मोटर, बूस्टर मोटर। तो बूस्टर मोटर अलग से लगाई जाती है और कोर मोटर जो है वो उसकी खुद की मोटर होती है। अब एक बार UPSC में क्वेश्चन आया कि ये बताओ, रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है, कि PSLV रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो सबसे पहले कौन से चरण का ईंधन जलता है। तो सबसे पहले कौन से चरण का ईंधन जलता है, तो ध्यान रखना, जैसे आपके सामने मैं यहाँ एक फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सैटेलाइट होता है, ये PSLV रॉकेट आपको दिख ही रहा है कि ये रॉकेट कौन सा है दोस्तों, PSLV। अब ये 4 चरण है ना, ये 4 चरण है। अगर बूस्टर लगाए जाते हैं ना तो साइड से लगाए जाते हैं ऐसे, बूस्टर हमेशा कहाँ लगते हैं मेरे भाई, साइड में, ऐसे साइड में लगते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि साहब पहले ईंधन कौन से चरण का जलेगा, आपसे पूछा गया पहले सर्वप्रथम PSLV रॉकेट में सर्वप्रथम ईंधन किस स्टेप का जलता है, वो ऑप्शन देगा, प्रथम चरण, चतुर्थ चरण, या तो या फिर ये, या फिर कहेगा बूस्टर मोटर या कोर मोटर। तो अब क्या आंसर होगा, तो ध्यान रखना, अगर वहां पर बूस्टर मोटर ऑप्शन है तो पहले किसका जलेगा, फर्स्ट किसका होगा, बूस्टर का, फर्स्ट बूस्टर, सेकंड होगा प्रथम चरण, और यदि उसमें बूस्टर ऑप्शन में नहीं है तो पहला चरण है। बात आ गई समझ में। अगर उसमें बूस्टर मोटर का प्रयोग किया है तो आप ध्यान रखना बूस्टर का जलेगा, और यदि उसमें बूस्टर मोटर का प्रयोग नहीं किया तो प्रथम स्टेप का जलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, कोई समस्या वाली बात तो है नहीं, कि ये तो हमारे दिमाग में सेट हो गई कि पहले जलेगा तो बूस्टर होगा तो बूस्टर का, या फिर ऑप्शन में यदि बूस्टर है तो बूस्टर, नहीं है तो पहले चरण हम सीधा सा लिख देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और दूसरी बात, कभी भी रॉकेट धरती पर वापस नहीं आता है, इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी रॉकेट वापस धरती पर नहीं आता। कभी आपने देखा है कि आपके घर के ऊपर आपके घर में बाउंड्री के अंदर रॉकेट आके गिर गया और आप माटी भर के खेल रहे हो कि तू इधर से घुस मैं इधर से निकलता हूँ, कभी ऐसा हुआ है, नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, ऐसी चीज होती भी नहीं है, प्रकृति में है। तो ये बात भी ध्यान रखना। चलो, अब बूस्टर जो है ये अलग से लगाया गया एक अलग से सेगमेंट है, जिसका PSLV से बहुत कम, PSLV के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इस बूस्टर को कहते हैं जुगाड़। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, जुगाड़ कहते हैं, क्योंकि ये बढ़िया काम किया और PSLV ने वो उपलब्धि हासिल की जो आप सोच भी नहीं सकते। PSLV कितने किलोमीटर के लिए बनाया गया, 900 किलोमीटर।
भाई मैक्सिमम जब बनाया था, डेवलप किया था, फ्रैक्चर किया था तो 900 किलोमीटर के लिए किया, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हमारा पीएसएलवी ऐसा काम करेगा। और हमारे पीएसएलवी ने पूरी दुनिया को ये चीज दिखाई कि हम ऐसा भी बना सकते हैं बिना कम संसाधनों के। हम संसाधनों के अभाव में जीने वाले हैं, हम संसाधनों के अभाव में रह के भी ऐसी ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जैसे आप सोच भी नहीं सकते। और वो उपलब्धि क्या हासिल की दोस्तों, भारत ने, ध्यान रखना, पीएसएलवी की सहायता से। जो पीएसएलवी 900 किलोमीटर के लिए था, जो पीएसएलवी अचीवमेंट्स, जो पीएसएलवी कितने किलोमीटर के लिए था, 900 किलोमीटर के लिए था, उसको भारत ने कहां भेजा, चंद्रयान, चंद्रमा पे। चंद्रयान फर्स्ट किससे गया था, पीएसएलवी से। दूसरा, भारत ने कहां गया, मंगलयान। तीसरा, कुछ संचार के उपग्रह भी हमने किससे छोड़े, पीएसएलवी से। जो सिर्फ 900 किलोमीटर के लिए था, उससे चंद्रयान भारत ने छोड़ा 3,84,400 किलोमीटर। मंगलयान भी भारत इसी से गया और संचार के कुछ उपग्रह भी इसी से हमने छोड़े। अब आप सोचो कि वो जो पीएसएलवी जो सिर्फ कितने के लिए था, 900 किलोमीटर के लिए था, उसको हमने कहां पहुंचा दिया, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो भारत के लिए वे गौरव के पल थे कि भारत ने कम संसाधन होते हुए भी इतने बड़े बड़े अचीवमेंट भारत ने किए। आप खुद सोचो ये भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, ये भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी कि साहब मैंने इतने बड़े काम कर दिए। तो आप खुद एक आइडिया लगाइए कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और भारत ने किया, ये बहुत तगड़ी बात थी कि भारत ने ये चीज कर। चलो, अब ये गौरव की बात थी। और जब भी अब तक, जैसे अभी मैं बात करूं अब तक की, मतलब 2021 तक की मैं अगर बात कर लेता हूं, तो 50 प्लस उड़ानें इसकी जा चुकी हैं, जिनमें से सिर्फ 2 उड़ानें असफल हैं। एक तो पहली उड़ान असफल रही इसकी, और एक उड़ान नंबर 39 जो मोदी जी के काल में असफल रही। कभी कभी आदमी के पनौती होता है तो उसके काल में वो काम हो जाते हैं जो नहीं होने थे। जब पहली उड़ान असफल हुई, उसके बाद 39 उड़ान असफल हुई 18 में। तो ये तो भारत के लिए दुख की बात है ना कि अब तो कोई पनौती बैठा है तभी हुई, है ना। तो ये चीज, विपदाएं आती है तो पनौतियों के टाइम पे आती है। दिल पे मत लेना, बता रहा हूँ मैं तो ऐसे मजाक के तौर पे। बाकी मेरा किसी कोई पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने काम से काम रखते मास्टर आदमी। ध्यान रखना, भारत ने इतने सारे काम किए, उपलब्धियां हासिल की, इसलिए हमको इस पीएसएलवी रॉकेट से प्यार हो गया हमारे इसरो। हमारे इसरो ने कहा कि ये पीएसएलवी रॉकेट है ना, इससे मुझे प्यार हो गया, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं इसी को लॉन्च करता हूं। और ये इतना प्यारा रॉकेट है, हमेशा दिल खोल के कहता है कोई टेंशन नहीं, कहीं भी छोड़ दे, मैं तेरा विश्वास नहीं दूंगा। अब भारत बड़ा खुश कि यार ये तो मेरा ही है, भारत बड़ा खुश है तो मेरा ही है, तो फिर किस बात की टेंशन है, सही है ना। तो देखो, अब इसलिए भारत के इसरो ने, किसकी बात कर रहा हूं मैं बेटा, इसरो ने इसको 2 नाम दिए। वो नाम आपको ध्यान रखना। पहला नाम इसरो ने कहा वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। इसरो ने नाम दिया वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ये इसरो का द्वारा दिया गया नाम, जो इसरो ने भारत के पीएसएलवी रॉकेट को दिए। वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, ये इसरो का सबसे कार्यशील घोड़ा है कि जब भी लॉन्च करो कोई टेंशन नहीं, कभी भी छोड़ दो। ऐसा रॉकेट था जिस पे हमेशा हम विश्वास कर सकें। मतलब एक विश्वास पात्र रॉकेट जो था वो ही था कौन, इसरो। वो रॉकेट कौन सा था, इसरो का। दूसरा, इसे नाम दिया गया विश्वास पात्र रॉकेट। विश्वास पात्र रॉकेट मतलब, या लाडला रॉकेट, या हम इसे कह सकते हैं कि भारत का सबसे लाडला रॉकेट है ये। लो साहब, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि इसके साथ जुड़ी
किसके साथ? इसरो के साथ, मतलब PSLV के साथ ये बड़े नाम जुड़े और एक बहुत बड़े फेज में ये चीज़ें हमारे सामने आई कि एक वर्क हॉर्स ऑफ इसरो और एक विश्वास पात्र रॉकेट या लाडला रॉकेट जो था वो यही था, कौन? इसरो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि PSLV के बार फिर हमने जो PSLV में जो फेर बदल किया था वो किस में किया, मतलब मैं आपको ये चाहता हूं कि पूरी गहराई तक आप जाएं, कुछ भी नहीं छूटे आपसे। ठीक है, आपको क्योंकि पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी में क्या होता है, तो मैं चाहता हूं पूरा एकदम, मतलब ऊपर से आते आते बिल्कुल डेप्थ में चले जाएं, जहां पे अब खत्म है साहब, अब कुछ नहीं, वहां तक जाना है। अब इसके आगे की बात अपन करते हैं कि PSLV के भी कुछ वर्जन है। वर्जन, एक तो वर्जिन होता है, एक वर्जन होता है, अंतर होता है दोनों में, है ना। मतलब इसके कुछ संस्करण बनाए गए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, संस्करणों की। तो कौन कौन से इसके अंदर संस्करण बनाए, उनके लेके भी चर्चा कर लेते हैं। चलो आओ, PSLV के संस्करण। PSLV के संस्करण है, देखो PSLV का पहला संस्करण होता है CA, इसे जेनरिक वर्जन बोलते हैं जी। एक होता है PSLV का XL, एक्स्ट्रा लार्ज, और एक होता है HP हाई परफॉर्मेंस। मतलब HP एक्स्ट्रा लार्ज और CA मतलब कोर अलोन, इसको कहते हैं कोर अलोन। एक्स्ट्रा लार्ज और हाई परफॉर्मेंस, तीन हो गए, कोर अलोन, एक्स्ट्रा लार्ज और हाई परफॉर्मेंस। ये तीन बात आपके सामने आ गई कि तो CA मतलब कोर अलोन हो गया, XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, HP। ये जो है इसके अंदर बूस्टर का प्रयोग नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी मोटर होती है? कोर मोटर होती है, बूस्टर नहीं होता इसके अंदर, बूस्टर नहीं होता है, कोर होती है जो कि 900 किलोमीटर तक प्रॉपर काम करता है। एक्स्ट्रा लार्ज जो है इसके अंदर हम कोर मोटर का तो प्रयोग करते हैं, ये तो होती है, साथ में इसके साथ भी किसको जोड़ दिया जाता है? बूस्टर को जोड़ दिया। ध्यान रखना, जब कोर के साथ जब बूस्टर जुड़ता है तो वास्तविकता में यही रॉकेट है, और इसी के द्वारा भारत ने जो चंद्रयान मिशन जो है इसी से भेजा, चंद्रयान इसी से था, और मंगलयान भी जो है इसी से भेजा गया। ये जो भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है वो इस PSLV रॉकेट से की है, जबकि ये कि ध्रुवीय कक्षा के लिए बनाया गया, मतलब ये सिर्फ 900 किलोमीटर के लिए था, इसका ज़्यादा दूरी तक कोई लेना देना नहीं है, इसका ज़्यादा समस्या ये पाड़ता नहीं अपने दिमाग में। ये हाई परफॉर्मेंस जो HP वाला है ये अभी विकासशील अवस्था में है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा है? विकासशील है, ये और भी उन्नत रॉकेट होगा, मतलब एक अच्छा रॉकेट के अंदर काउंट किया जाएगा। PSLV के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें मिलती है, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है कि साहब इसके अंदर भी अगर क्लासिफिकेशन पूछ ले तो वो भी हम अच्छे तरीके से बता देंगे, ले साहब ये क्लासिफिकेशन। और बताओ, ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये चीज़ कैसे किस तरीके से हुई। ठीक है, हाँ चलो इसके बाद देखते हैं। तो ये बात किसकी हो गई? PSLV की हो गई। ठीक है, किसकी हो गई दोस्तों? PSLV की हो गई। इसके बाद अपना फोर्थ रॉकेट आता है GSLV। या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, कोई भी हो, मतलब GSLV मतलब जियो सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोल देते हैं इसे, भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण या जियो स्टेशनरी जो भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। या तो इसको भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान बोलेंगे, या इसे भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान बोलेंगे, या तो जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी। अब ये जो GSLV है इसमें ऐसा क्या है कि ये उनसे अलग है? तो देखो ये कैसे अलग है मेरे भाई। सबसे पहले तो इसकी चीज़ें अपन देख लेते हैं।
ये लो साहब, 3 चरण है। ये कौन सा रॉकेट है? जीएसएलवी। 3 ही चरण होते हैं जीएसएलवी। अब समझो चीजों को, 3 चरण होते हैं जीएसएलवी के, और मुख्यतः इसे अधिक दूरी की कक्षा, मतलब 36,000 किलोमीटर वाली कक्षा के लिए इसको बनाया गया है। 36,000 किलोमीटर वाली जो कक्षा है उसके लिए इसको बनाया गया है। और 900 किलोमीटर वाली कक्षा को क्या कहते हैं? ध्रुवीय कक्षा, जिसके लिए पीएसएलवी है। और 36,000 किलोमीटर वाली कक्षा जो भूस्थिर कक्षा है, जिसके लिए कौन है? जीएसएलवी। ठीक बेटा, 3 चरण है। पहले में सॉलिड फ्यूल भरेंगे, इसमें लिक्विड भरेंगे, और इसमें गैस, या आपको पता है इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी हो गई? गैस का नाम आते ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी शब्द आ जाता है। गैस के अंदर कौन सा आ जाता है दोस्तों? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। जब शब्द आता है तो गैस ईंधन के अंदर क्रायोजेनिक शब्द तुरंत ही जुड़ जाता है कि साहब गैस ईंधन मतलब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। सॉरी, ये तो थोड़ा ऊपर लिख दिया। यहाँ क्या होगा मेरे भाई? सैटेलाइट होगा। इस जगह पर क्या होगा दोस्तों? सैटेलाइट होगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, और यहाँ पर क्या होगा? सैटेलाइट। तो तीसरे चरण में क्या हो गया? क्रायोजेनिक तकनीक हो गई, इंजन हो गए। ये मैं यहाँ पर अलग से भी मेंशन कर देता हूँ भले। गैस मतलब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, टेक्निक, ये आ गई क्रायोजेनिक टेक्निक, या निम्न ताप का ईंधन। मतलब क्रायोजेनिक को हिंदी में निम्न ताप ही बोलते हैं। मैं बता चुका हूँ, बेसिक बात है, ये बता चुका हूँ। अलग से भी बता दूंगा क्रायोजेनिक क्या होता है डिटेल में और अच्छे से, ठीक है? उसको ध्यान मत दो। अब बेटा ये रॉकेट है, ये सबसे अच्छा रॉकेट है, क्योंकि पहले में ठोस, दूसरे में लिक्विड, तीसरे में गैस। आपको पता है सबसे ज्यादा गैस ऊर्जा कौन देता है? गैस। तो सबसे पावरफुल रॉकेट है, 36,000 किलोमीटर तक जा रहा है, तो पावरफुल रॉकेट है। चलो, ये रॉकेट बनाया क्रायोजेनिक तकनीक। इस रॉकेट, ये भारत के पास बड़ी टेंशन वाला विषय था। अभी तो भारत ने खैर बना लिया है 2014 में, ये अलग बात है, लेकिन भारत ने बहुत दुख पाया इस जीएसएलवी को लेकर। इसकी उपलब्धि बता देता हूँ, फिर इसके बैक में भी चलेंगे। एक बार अभी की बात कर ले, फिर बैक की भी मैं बता दूंगा थोड़ी सी डिटेल में। अब सुनो, तो अपन बात कर रहे हैं जीएसएलवी की, ठीक है? तो जीएसएलवी के अंदर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 हो गए। तो अपन बात करें कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कैसे क्या हुआ, तो उसकी तो ध्यान रखना। भारत ने जीएसएलवी रॉकेट जब बना, क्योंकि 36,000 की जो ऑर्बिट है ना बेटा, इस 36,000 वाली ऑर्बिट में उपग्रह छोड़े जाते हैं संचार के। कैसे होते हैं? संचार के। इसीलिए, और संचार के उपग्रह जो होते हैं और उनका आवर्तकाल और पृथ्वी का जो आवर्तकाल है वो समान रहता है। इसलिए 36,000 किलोमीटर वाली कक्षा को क्या कहते हैं? भूस्थिर कक्षा। कक्षा की जब बात करेंगे तब और अच्छे से डिटेल में कर लेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि संचार उपग्रहों का और पृथ्वी का आवर्तकाल समान है, इसलिए भूस्थिर आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है? अच्छा, संचार के उपग्रह छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अधिक वजन वालों के लिए इसका निर्माण किया, अधिक वजन के उपग्रहों के लिए, कि जो भारी उपग्रह हैं या जिनका वजन अधिक है, उनके लिए मेरे भाई ध्यान रखना, संचार इस जीएसएलवी का निर्माण किया गया। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसे ही कोई भारी सैटेलाइट आता, हमें किसी विदेश की धरती से छोड़ना पड़ता, तो हमें बड़ी समस्या होती है। अब जैसे हमारे रिश्तों पे भी प्रभाव पड़ता, जैसे हमारे रसिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं, और मान लें हमें जरूरत पड़ गई अब की बार अमेरिका से छोड़ दे, अमेरिका छोड़ेगा नहीं, नाटक करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतें भारत को आ रही थी। तो भारत ने कहा कि हमें जीएसएलवी तो चाहिए यार, चाहे कुछ भी हो जाए, जीएसएलवी रॉकेट हमारे पास होगा ना तो ही बात बनेगी, अदरवाइज हमारी बात बनेगी नहीं। ये बात भी हमारे सामने थी, ये बात भी हमारे सामने आई कि यार जब भी बात बन सकती है, अदरवाइज बात बनेगी नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है चीज़ों। तो मेरे भाई ध्यान रखना, अधिक वजन के उपग्रहों के लिए किसका प्रयोग किया गया? जीएसएलवी का क्या किया गया दोस्तों? निर्माण किया गया। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, जिसके द्वारा भारत की सामरिक तकनीक भी विकसित हुई। भारत अपने आप में खुद में डिपेंड हुआ और अपनी सामरिक तकनीक को विकसित किया और सक्षम हुआ कि कैसा भी सैटेलाइट हो, कितना भी भारी सैटेलाइट हो, अब मैं अपनी धरती से छोड़ने में क्या हूं? सक्षम हूं। इसलिए जीएसएलवी का निर्माण भी भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रखता है, ये भारत के लिए। लेकिन इसके लिए भारत ने बहुत पापड़ बेले, बहुत संघर्ष किया है। कहते हैं ना, लोगों को आदमी की शख्सियत दिखती है, उसके पैरों के छाले नहीं दिखते। इस जीएसएलवी की आज बात करते हैं, लेकिन जो भारत के साइंटिस्ट, भारत में जो
भाई साहब जो पापड़ बेले हैं वो उन्हीं को पता है। शख्सियत सबको है, बिल्कुल सफलता सबको दिखती है कि बड़ा आदमी हो गया, लेकिन उसके पैरों के छाले देखो कितने गहरे हैं। जितने ज़्यादा गहरे छाले होंगे ना उतनी ज़्यादा शख्सियत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बेटा आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके की वो चीज़ें हुई। तो 3 चरण है, 36,000 भूस्थिर और ये भूतुल्यकाली। ये भूतुल्यकाली अभी समझाना ज़्यादा उचित नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ बेटा, एक क्लास के अंदर सारी चीज़ें नहीं समझा सकते ना। अब मैं इनको भूतुल्यकाली समझाना बैठाऊँ तो एक आधा घंटा इसमें भूतुल्यकाली में लग जाएगा, तो फिर वो टॉपिक से हट जाएंगे ना, नहीं हटना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, यहाँ पर एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बड़ी दिक्कत कर रही है। इसको एक बार सुलटा लेते हैं क्योंकि बार बार ये आएगी। बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले ये जो क्रायोजेनिक तकनीक जो है ना, क्रायोजेनिक तकनीक सबसे पहले किसके पास आई? जापान के पास। जापान वाले काफी इंटेलिजेंट होते हैं, जापान ले आया। फिर कुछ दिनों में ये हमारे एक साथी हैं, अच्छे मित्र हैं, रसिया, उनके पास आ गई। तो जब रूस के पास आ गई तो भारत खुश हुआ। कुछ लोग होते हैं ना, अपने दोस्त की शादी हो जाती है तो खुद ही खुश हो जाते हैं कि मेरे दोस्त की शादी हो गई, कोई बात नहीं, इसकी लोग आ गई, कोई टेंशन वाली बात। तो ऐसे भारत रूस के पास जैसे आई तो भारत भी खुश हुआ कि मेरे दोस्त रूस के पास आ गया तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। और भारत सीधा गया रसिया के पास। भारत गया, भारत और रसिया के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। भारत रूस के पास जाता है और उनसे कहता है कैसे हो? उसने कहा दोस्त बढ़िया हूँ, कैसे आया आज? कि यार तेरे पास जुगाड़ आ गया, वो दे दे हमको। रसिया ने कहा कि टेंशन क्यों लेता है यार, तू तो मेरा दोस्त है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। भारत ने कहा वो जान वान तो नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज चाहिए वो दे दे। रूस ने कहा इंजन ले जा और तकनीक भी ले जा, क्योंकि आपको पता है कि क्रायोजेनिक इंजन, देखो दो चीज़ होती है। जैसे आपसे कोई कहे कि यार मुझे राहुल सर के नोट्स चाहिए, आपने कहा कि यार देख नोट्स भी दे दूंगा और राहुल सर ने कब कौन सा डायलॉग मारा वो भी दे दूंगा, तो तकनीक भी दे दी ना आपने। तो वो चीज़, तो वही वाली बात, रूस ने कहा टेंशन क्यों लेता है, इंजन भी दूंगा तकनीक भी दूंगा, तू मस्त रहे। उसी समय उसी दरमियान एक घटना घटित होती है विश्व में, विश्व स्तर पर एक सिस्टम बनता है, और वो सिस्टम बनता है विकासशील देशों का, नहीं विकसित देशों का। विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, ऐसे कंट्रियों का एक समूह बनता है और उस समूह का नाम होता है MTCR। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये एक संस्था बनती है और ये संस्था कहती है कि जिसका नाम इस MTCR में नहीं है ना, उसको कोई भी तकनीक नहीं देगा, कोई भी तकनीक नहीं देगा। तो भारत का कबाड़ा तो हो गया, भारत आ गया चक्कर में, भारत की तकनीक और इंजन देने से मना कर दिया। और उसी दरमियान रसिया का क्या हो जाता है दोस्तों, विघटन, रूस कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर पड़ने के कारण इस MTCR के नियम मानने पड़ते हैं और भारत को ये टेक्नोलॉजी देने से मना कर देता है कि नहीं नहीं भारत, अब दोस्ती खत्म, जब भविष्य खतरे में मैं सुरक्षित रहूंगा तो तुझे दूंगा ना, और अगर मैं ही मर गया तो फिर क्या होगा, अब मुझे झेलना पड़ेगा, और रूस सरेंडर हो। लेकिन उसके बाद भी भारत ने कहा रसिया तू कमजोर नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू कमजोर नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, और माँ मरे तो जग सूना सूना हो जाए। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर भाई मरता है तो आदमी का बल कम हो जाता है, और पिता तो छत चली जाती है, और यदि माँ चली जाए तो पूरा जग सूना हो जाता है यार। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो भारत ने कहा कि तू कमजोर नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं यार, तू टेंशन मत ले, अभी नहीं तो बाद में दे देना। बाद में रसिया ने दोस्तों भारत को 7 इंजन दिए, 7 क्या दिए दोस्तों, इंजन दिए, और उन इंजनों को भारत ने यूज किया अपने GSLV के अंदर, जिनमें से उड़ान क्या हो गई दोस्तों, भारत की असफल हो गई,
और एक इंजन को जब कोई नई चीज़ लेते हैं ना दुकान पे भी, अब तो क्या है मोबाइल के अंदर बैटरी वेटर नहीं आती, पहले तो पूरा तामझाम आते थे, तो हम देखते बैटरी खोल वोल के सारा टबड़ा, नई चीज़ को भी हम खोल के देखते हैं क्योंकि गलत तो नहीं, हम इंडिया वाले हैं ना, कुछ भी कर लेते हैं, तो देखते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो उड़ानें असफल हो गई, एक इंजन को हमने खोल दिया, एक इंजन का ढक्कन हमने खोल दिया, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। और उड़ानें जब असफल हुई तो भारत ने इस क्रायोजेनिक तकनीक को या क्रायोजेनिक इंजन जो है ना, इसे कहा शैतान का पुत्र। इसे क्या नाम दे दिया? शैतान का पुत्र। क्रायोजेनिक जो है ना, ये कैसा पुत्र है दोस्तों? ये एक शैतान का पुत्र है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। उसने कहा कि ये शैतान का पुत्र है, मेरे कोई काम का नहीं है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। भारत ने कहा शैतान का पुत्र, दूर हटाओ इस बीमारी को। अब बताओ भारत तगड़ा है कि नहीं? तो भारत ने कहा कि काम ही नहीं कर रहा। तब जाके दोस्तों आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तब जाके भारत ने बूस्टर का निर्माण किया था PSLV के अंदर। जब ये फ्लॉप हो गई थी ना चीजें, तब भारत गए हट बीमारी हटा रहे यार, PSLV बना रहे यार। जब ये दे नहीं रहे थे, भारत को वेट करा रहे थे इतना भयंकर तरीके से, तो भारत की खोपड़ी खराब हो गई कि तेरी ऐसी तैसी करा, अब हम खुद कर लेंगे। हम वो देश हैं कि अभाव में जीते हैं, और जो वास्तव में अभाव में जीता है ना, वही सक्सेस लाता है। अभाव में जो जीता है वही सक्सेस लाता है, वरना जिसके पास सब कुछ है, भाव है, वो तो लेजी हो जाता है, लेजी, आलसी हो जाता है। ये बात है। तो शैतान का पुत्र असफल। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है उसको समझते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, क्रायोजेनिक तकनीक के अंदर मैं आपको बताऊं। ये लो साहब, देखो मेरी राइटिंग में मत जाना, कभी मैं लाइन सीधी नहीं खींच पाता हूँ, मैं बचपन से ही है, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, ऐसे भी करता हूँ तो मैं स्केल से भी सीधी नहीं खींच पाया, तो मेरे पिताजी बहुत मारते थे मेरे को कि तू क्या करेगा जीवन में तो वो सारी चीज़ें, लाइन जो सीधी नहीं खींचता था, फिर वो क्या 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 क्या, क्या करेगा जीवन। चलो कोई बात। इधर देखो, इसमें इधर से हाइड्रोजन होता है और इधर से ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का तापमान कितना होता है मैं आपको बता चुका हूँ, 183 डिग्री सेल्सियस। इधर हाइड्रोजन का तापमान होता है -253 डिग्री सेल्सियस। चलो इधर से ईंधन आएगा, ऑक्सीजन तो क्या है ऑक्सीकारक, ये इधर आता है। और इस टैंक का टोटल जो तापमान है वो रखना होता है -153 डिग्री सेल्सियस। इस टैंक का तापमान कितना रखना होता है 153 डिग्री सेल्सियस। और ध्यान रखना 150 डिग्री सेल्सियस के बाद जब तापमान जाता है ना, उसको बोलते हैं निम्न ताप। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर निम्न ताप है। अब भारत ने क्या है, इसको कंसिडर तो कर लेता है, वो 183 है, इसको अंदर ले आया, इधर ये दोनों अंदर ले आया। फिर इसके अंदर जब ये इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, ध्यान रखना दोनों का टेम्परेचर अलग है। फिर इस टेम्परेचर को कितना मेंटेन करना है, -153 डिग्री सेल्सियस। ये भारत के साथ समस्या है, ये भारत के साथ समस्या थी कि वो 153 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, मतलब 153 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। वो टेम्परेचर तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन ये मेंटेन नहीं हो पा रहा था। बाद में इसके अंदर एक चीज दिक्कत आई, फिर इसकी वॉल जो है, ये जो वॉल है ना इसकी ये जो वॉल है ये भी बंद हो जाता है, वैसे फिर ये भी बंद हो जाता है। इस वॉल को बनाया गया इलेक्ट्रोफॉर्मिंग वॉल, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग वॉल, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग वॉल से इसको बनाया गया, तब जाके ये चीज़ें समझ में आई। और भारत के लिए यही समस्या सबसे बड़ी थी कि साहब इसका ये जो टेम्परेचर था ना वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था भारत को। और जब ये टेम्परेचर मेंटेन हुआ, उस टेम्परेचर को बोला निम्न ताप, और निम्न ताप पर लाने के जो काम करते हैं उसको तकनीक बोलते हैं। और इस तकनीक पे जो इंजन काम करता है उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। और भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाया। तो अब आपसे पूछेगा कि भारत ने क्रायोजेनिक इंजन कब बनाया, तो आप कह देना कि भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाया 2014 में। और 2014 में बनाया, और बनाने वाला पूरे विश्व में छठवां देश है कौन दोस्तों, भारत। कौन सा देश है दोस्तों, छठवां। भारत जो है वो क्रायोजेनिक तकनीक को बनाने वाला छठवां देश है पूरे विश्व में। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना।
ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भारत का कौन सा देश है, छठवां, सातवां, आठवां जो भी है, तो भारत कौन सा देश है मेरे भाई, छठवां देश है। ये चीज़ आपको ध्यान से, बड़े तरीके से ध्यान रखनी है कि कौन सा देश है, छठवां। ठीक है, 2014 में भारत ने बना लिया। तो ये जो टेम्परेचर है इस चैम्बर का, वो हमेशा मेंटेन रखना होता है। तो ये होती है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोफॉर्मिक वॉल से बनी होती है, एक पूरा का पूरा एक प्रोसीजर होता है, पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, चलो अगले पहलू पर हम बात करते हैं। अब जीएसएलवी जो है, इसके भी कुछ सेक्शन बनाए, जीएसएलवी के भी संस्करण है, 2-3 संस्करण बनाए भारत ने। देखो जीएसएलवी के भी संस्करण है, जीएसएलवी के संस्करण एक होता है MK1 मार्क 1, मार्क सेकंड, और ये मार्क थर्ड। ठीक है, जीएसएलवी के 3 संस्करण है। अब ये जो मार्क फर्स्ट है ना, इसका प्रयोग कर लो, ध्यान सुनना, इसका प्रयोग कर लो, चाहे पीएसएलवी का प्रयोग कर लो, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका हम प्रयोग करते भी नहीं है, और ये मतलब ज़्यादा वजन के लिए जाने जाते हैं, तो ये मुश्किल से मतलब 1425 टन के आसपास ये लेके जाता है, 1425 टन, मतलब हाँ ठीक है, 1425 टन से मतलब नहीं, 1425 किलोग्राम है ना, सॉरी ध्यान रखना, 1425 किलोग्राम, तो ये हो गया। लो साहब, ये जो है मार्क सेकंड जो है, इसको जब भी लॉन्च किया जाता है ये अस्थिरता बरतता है हमेशा, मतलब इसके 10 उड़ान कराएंगे तो 7 में तो गड़बड़ी होएगी। अब अस्थिरता रखता है ना, अस्थिरता रखता है मेरे भाई हमेशा, ये हमेशा क्या रखता है, अस्थिरता रखता है। और अस्थिरता रखने के कारण इसको एक नाम दिया गया, वो नाम है नोटी बॉय। क्या नाम है इसका दोस्तों, नोटी बॉय। कि जीएसएलवी मार्क सेकंड क्या रखता है दोस्तों, अस्थिरता रखता है, और अस्थिरता रखने के कारण इस रॉकेट को नाम दिया गया दोस्तों, क्या नाम दिया गया, नोटी बॉय। कि ये कौन सा रॉकेट है दोस्तों, भारत का नोटी बॉय रॉकेट है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। चलो अब इसके बाद आता है मार्क थर्ड। आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे 11 टन वजन ले जाने की क्षमता रखता है, 11 टन। ध्यान रखना, जब रॉकेट को कम ऊंचाई तक छोड़ा जाता है तो वो ज़्यादा वजन ले जा सकता है, और जब दूरी तक छोड़ा जाता है तो वजन कम हो जाता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। अच्छा, कि आप मैं इस मान लो 11 टन, आप 400 किलोमीटर माने 3600, तो जैसे मैं कह दूं कि 36,000 पे 11 टन लेके जाएगा, तो फिर मंगल पे 11 टन नहीं लेके जा सकता है ना, वो ध्यान रखना बेटा, क्योंकि हमेशा दूरी पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें, कि जैसे दूरी बढ़ेगी ना तो वजन ओबियसली कम करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 11 टन मतलब बहुत ज़बरदस्त होता है, हाथियों को भी ले जाने की क्षमता रखता है, इसलिए इस रॉकेट का नाम हो गया फैट बॉय। इस रॉकेट को नाम क्या दिया दोस्तों, फैट बॉय दिया। और एक इसको नाम देते हैं दोस्तों बाहुबली, एक इसको क्या नाम देते हैं दोस्तों, बाहुबली नाम देते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि फैट बॉय और बाहुबली, ये जीएसएलवी मार्क थर्ड जो है, इसके 2 नाम है, फैट बॉय हो गया और एक कौन सा हो गया दोस्तों, बाहुबली। ये दोनों बड़े नाम हैं। ठीक है, तो ये जीएसएलवी मार्क थर्ड के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं कि साहब फैट बॉय कौन सा है और बाहुबली कौन सा है। ये दोनों चीज़ इसके अंदर कंसिडर हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बात हम करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान जो सेकंड था वो हमने किसी से छोड़ा था, इसी से छोड़ा है, किससे, मार्क थर्ड से, बाहुबली के नाम। तो ये पावरफुल रॉकेट है। तो जीएसएलवी जो है ये भारत का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रॉकेट के अंदर काउंट किया जाता है कि साहब बहुत ही मतलब ज़बरदस्त रॉकेट जो होते हैं उनके अंदर ये काउंट किया गया रॉकेट है, कौन सा, जीएसएलवी मार्क थर्ड बाहुबली। ठीक है बेटा, तो मार्क 1, मार्क सेकंड और मार्क थर्ड, ये 3 रॉकेट है। तो ये चीज़ आपको इसी तरीके से ध्यान में रखनी है। अब बात आती है आरएलवी रॉकेट की, या जैसे हम ऊपर जाते हैं, अब देखो, अब अंतरिक्ष में जब रॉकेट सैटेलाइट को लेके जाता है ना बेटा, तो चरण वाइज खुलते जाते हैं। जैसे पहला चरण हट जाएगा, फिर दूसरा हट जाएगा, तीसरा हट जाएगा, चौथा हट जाएगा और उपग्रह कक्षा में स्थापित कर देगा। इसलिए रॉकेट कभी भी धरती पर वापस नहीं आते। और ये जो कचरा होता है ना, ये अंतरिक्ष में जमता जाता है। ये जो कचरा है ये अंतरिक्ष के अंदर जमता जाता है, इसे कहते हैं स्पेस डेब्रिस।
ये जो कचरा अंतरिक्ष में जमता है ना बेटा, इसको बोलते हैं स्पेस का डेब्रिस, अंतरिक्ष का कचरा। और ये नट बोल्ट वट बोल्ट सारे जम जाते हैं और बहुत ज़्यादा कचरा हो गया। अगर लगातार इसी तरह उपग्रह छोड़ते रहे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा अंतरिक्ष जो है वो फुल हो जाएगा, उसमें जगह ही नहीं बचेगी कहाँ रॉकेट छोड़े, उपग्रह छोड़े। ऐसे कहा जाता है, नासा जैसे स्पेस रिसर्च एजेंसी जो है नासा, वो कहती है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि मतलब कितना बड़ा संघर्ष है रॉकेट के मामले में। तो भारत के अपने देखो, अब RLV-TD जो है वो नया 5वीं पीढ़ी का रॉकेट है जिस पर भी काम चल रहा है बड़े तरीके से, वो बार बार उपयोग कर सकते हैं। अभी क्या होता है, एक रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, उपग्रह को छोड़ देता है, वापस नहीं आता। अब यार एक रॉकेट ऊपर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब एक से तो बहुत सारे उपग्रह भी हम छोड़ने लग गए भाई। एक रॉकेट से भारत ने 104 उपग्रह छोड़े, वो एक अलग बात है। लेकिन अच्छा, तो सब PSLV और GSLV में मेजर डिफरेंट क्या है, अब ये समझो। PSLV और GSLV में मेजर डिफरेंट क्या है, इसको समझो। ये क्वेश्चन आता है UPSC वगैरह में। तो आपको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो PSLV और मैं यहां लिख रहा हूं GSLV। PSLV जो है 900 किलोमीटर तक के लिए बनाया गया। ये किसके लिए बनाया गया, मिनिमम 36,000, अधिक वजन के लिए, वजन जिनका अधिक वजन के लिए। अच्छा, 900 किलोमीटर वाली कक्षा को क्या कहते हैं, ध्रुवीय कक्षा। 900 किलोमीटर वाली कक्षा को क्या कहते हैं, ध्रुवीय कक्षा। और 36,000 किलोमीटर वाली कक्षा को क्या कहते हैं, भूस्थिर कक्षा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये चीज भी, PSLV में कितने चरण है मेरे भाई, 4 स्टेप हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है UPSC में, ध्यान देखना, पेपर देखना, शायद 2019 UPSC का है। 4 स्टेप हैं, इसमें कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं। अब बेटा 36,000 पे कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं, बात आती है तो कौन से छोड़े जाते हैं, संचार के, संचार उपग्रह। अब संचार उपग्रह पृथ्वी के क्या रहते हैं दोस्तों, स्थिर रहते हैं, इसलिए तो भूस्थिर बोलते हैं उसको। और 900 किलोमीटर पर कौन से छोड़े जाते हैं, सुदूर संवेदन। कौन से छोड़े जाते हैं मेरे भाई, सुदूर संवेदन के उपग्रह 900 किलोमीटर पर छोड़े जाते हैं। कि 900 पे कौन से छोड़े जाते हैं, सुदूर संवेदन के छोड़े जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है UPSC 2019 में, शायद पेपर उठा के देखना, मेरे को शायद 17 या 19 में एक में आया, पेपर में मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, इनसे कंपेरेटिव में भी पूछ सकता है, तो घबराने की बात है नहीं। तो ये अपने रॉकेट को लेकर चर्चा की, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।